Hello friends, you are most welcome in this part of series of practice sessions on direct tax laws in international taxation. आपके अपकमिंग अटेम्प्ट को टारगेट करते हुए जो मैंने रिवीजन सेशंस एंड प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रखी है, उसमें रिवीजन सेशंस की सीरीज में हमने कैपिटल गेन्स को रिफ्रेश तो कर लिया था, लेकिन उससे रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस फ्रेंड्स हम आज इस प्रैक्टिस सेशन में करने वाले हैं। तो आइए अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। कैपिटल गेन्स में सेक्शन 54 में आपको याद होगा मैंने होल्डिंग सब्सिडी की जो एग्जामिनेशन थी वो आपको पूरी रिफ्रेश करा दी थी, लेकिन उससे रिलेटेड मई 2018 का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने सबसे पहले प्रेजेंट करता हूं। आप देखेंगे क्या कहता है ये। X Limited is a company in which the whole of its share capital was held by Y Limited। मैं बोल सकता हूं X Limited हो गई 100% सब्सिडरी किसकी, यहां Y Limited की, ये बन गई होल्डिंग कंपनी, राइट। देन both X Limited and Y Limited are Indian companies. X Limited had made investment in shares of ABC Limited in 1979 for rupees 3 lakhs, which it sold to Y Limited, that is to its holding, on 1st April 2013 for a consideration of rupees 30 lakhs। रुकिए जरा, यहां क्या हो रहा है, यहां पर एक 100% सब्सिडरी अपनी होल्डिंग कंपनी को अगर अपना ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड अगर बेच रही हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांसफर में नहीं आएगा। याद है सेक्शन 47 क्लॉज 5, ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर में नहीं आएगा। मींस प्रीवियस ईयर 13-14 में कोई कैपिटल गेन टैक्स से ट्रांसफरर कंपनी पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ओके। देन फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2001 इज रुपीज 20 lakhs। तो अब जो ट्रांसफरी कंपनी है बेसिकली ये उस इन्वेस्टमेंट का जब आगे डिस्पोजल करेंगे तो इनके लिए 49(1) से कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर को लिए जाने की बात आएगी। लेकिन प्रीवियस ओनर ने भी अगर असेट 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर कर रखी हो तो 1 अप्रैल 2001 की जो एफएमबी है वो डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ट्रीट की जा सकती है। तो यस, इसे मिस्टर वाई, इसे यहां पर हम कह सकते हैं वाई लिमिटेड आगे कैपिटल कंप्यूटेशन में एज कॉस्ट एंजॉय कर सकेंगी। इसका वाई लिमिटेड आगे एज कॉस्ट जो बेनिफिट है वो ले सकेंगी, राइट। अगला पॉइंट, Y Limited disinvested 5% of shares held by it in X Limited in Jan 22 by sale to public। ओहो, ये क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, होल्डिंग कंपनी दैट इज वाई लिमिटेड ने 5% जो शेयर होल्डिंग है उसका तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। अब तो ये सब्सिडरी होल्डिंग की 100% सब्सिडी नहीं रह गई, तो फिर तो अब जो बेनिफिट एक्स लिमिटेड ने ले रखा है सेक्शन 47 क्लॉज 5 का 2013-14 में, वो उनका विड्रॉ हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। देखो एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं। बेसिकली लॉ क्या कहता है कि ट्रांसफर की डेट से 8 इयर्स तक वो सब्सिडी 100% सब्सिडी होनी चाहिए, और यहां से 8 इयर्स 31 मार्च 2021 को निकल चुके हैं। उसके बाद अगर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, उसके बाद अगर वो सब्सिडी 100% सब्सिडी होना बंद हो गई, तो क्या फर्क पड़ता है, हम कहेंगे इस डिसइन्वेस्टमेंट से अर्लियर एग्जामिनेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसका नो इंपैक्ट, इसका कोई भी इंपैक्ट ऑन अर्लियर एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन, अर्लियर एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन ऑफ एक्स लिमिटेड पर हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि 8 इयर्स के बाद तो कुछ भी हो। आप देखिए फ्रेंड्स, कई बार हम जल्दबाजी में अच्छा सब्सिडी 100% सब्सिडी होना बंद हो गई तो छोड़ो इस एग्जामिनेशन को, लगाओ टैक्स। नहीं, ये काम हमें नहीं करना है। ओके, अच्छा आगे क्या क्वेश्चन कहता है, इट सोल्ड द शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड इन मार्च 22 एक्वायर्ड बाय इट फ्रॉम एक्स लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ रुपीस 70 lakhs।
यस, तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ, जो वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड से शेयर्स लिए थे, उन्होंने उन शेयर्स को मार्च 22 में जब बेचा, तो उनके लिए कैबिन कंप्यूटेशन हम करेंगे। उनके लिए कॉस्ट लेने की बात आ रही है, प्रीवियस ओनर की ली जा रही है, सब्जेक्ट टू एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी लेने की बात आएगी, तो जाहिर सी बात है कि उनका अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग एज वेल एज प्रायर पीरियड ऑफ होल्डिंग भी लिया जाएगा। वैसे तो उनका खुद का ही पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म से ज्यादा हो चुका है, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन होगी। तो सेल्स कंसीडरेशन में से हम इंडेक्स्ड कॉस्ट यहां पर बस उनको अलाउ कर देंगे, और इंडेक्स्ड कॉस्ट निकालना बहुत आसान है। जो कॉस्ट है वो आप रखेंगे, ईयर ऑफ ट्रांसफर के सीआईआई से मल्टीप्लाई करेंगे, और माय डियर फ्रेंड्स अगर एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001 से पहले का रहा है, यस, जब कॉस्ट हम प्रीवियस ओनर के बेस पर ले रहे हैं, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर के बेस पर और सीआईआई भी उनके बेस पर लिया जाएगा। 1 अप्रैल 2001 से पहले के सीआईआई अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में 2001-2 का सीआईआई जो आपको पता होना चाहिए कि 100 है, वो यहां पर कंसीडर किया जाएगा। तो बस अब क्या रह गया, इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स आप इजीली जो इंडेक्स कॉस्ट 63.74 लाख है वो यहां पर निकाल पाएंगे, और जो यहां पर डिफरेंस है 6.4 लाख वो एलटीसीजी वाई लिमिटेड के लिए प्रीवियस ईयर 21-22 का बन जाएगा। बस कुछ है ही नहीं इसमें, तो डिस्कस द इशू विद रेलेवेंट प्रोविजन टैक्स इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इन द हैंड्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यहाँ 13-14 का मामला, तो यहाँ पर फ्रेंड्स उस सेल पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं, 45(4) अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई कैपिटल असेट का ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से कैपिटल टैक्स नहीं लग पाएगा। 5% वाली इवेंट क्रूशल थी, उसमें गलती हो सकती थी, लेकिन डेट्स पर विशेष ध्यान देना है। जो डिसइन्वेस्टमेंट वाली इवेंट ऑकर हुई थी माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, वो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 8 इयर्स होनी चाहिए थी, तो डीम्ड प्रोविजन लगते, लेकिन वो डीम्ड प्रोविजन यहां नहीं लगेंगे क्योंकि 8 इयर्स का टाइम 31 मार्च 2021 को निकल चुका है, और उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। यस, तो जो फाइनली वाई लिमिटेड ने जब शेयर्स बेचे, तब उस टाइम पर कैपिटल निकलेगा, तो सेल्स कंसीडरेशन लेंगे हम, इंडेक्स्ड कॉस्ट को यहां पर माइनस कर देंगे, बात खत्म। ये एलटीसीजी के तौर पर वाई लिमिटेड का टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया जाएगा। टैक्स आपको पता है एलटीसीजी पर 24% सेस, ये टैक्स लायबिलिटी यहां पर कहलाएगी। हमने मान लिया कि ये शेयर्स आरएसी में लिस्टेड नहीं है, नहीं तो 112 में लगता, इंडेक्सेशन नहीं होता, राइट, लेकिन उसके लिए एसटीटी की बातें होना जरूरी थी। तो फ्रेंड्स होल्डिंग सब्सिडी पर बेस्ड अच्छा क्वेश्चन जो आपको दिया गया हमने वो डिस्कस किया। ये डीमर्जर से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जिसमें कई एरियाज डीमर्जर से रिलेटेड आपके कवर हो जाते हैं। मैं वो क्वेश्चन आपके सामने रीड करता हूं। एसएस प्राइवेट लिमिटेड, डोमेस्टिक इंडियन कंपनी having two undertakings engaged in manufacture of cement and steel, decided to hive off cement division to RV Private Limited, a domestic Indian company, by way of demerger. The net book value of the assets of SS Private Limited before demerger was rupees 40 crores. The net book value of assets transferred to RV Private Limited was rupees 10 crores. The demerger was made in Jan 22. In the scheme of demerger, it was fixed that for each equity shares of rupees 10 each fully paid up of SS Private Limited, 2 equity shares of rupees 10 each fully paid up were to be issued. Now, one, Mr. N.K. held 25,000 equity shares in SS Private Limited, that is demerged company, which acquired in the financial year 1-2 for rupees 6 lakhs. Mr. N.K. received 50,000 equity shares from RV Private Limited consequent to demerger of Jan 22. वो तो होना ही होना है, right? He sold all the shares of RV Private Limited for rupees 8 lakhs in March 22. In this background, you are required to answer the following. पहली रिक्वायरमेंट, डज द ट्रांजेक्शन ऑफ डीमर्जर अट्रैक्ट्स एनी इनकम टैक्स लायबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ एसएस प्राइवेट लिमिटेड और आरपी प्राइवेट लिमिटेड? द आंसर इज नो, क्योंकि जो डीमर्जर है, याद करो सेक्शन 47 में आपने एग्जामिनेशन देख रखी है, सेक्शन 47 क्लॉज 6b में, जो आपने मेमोराइज नहीं करना है, एज पर सेक्शन 47 चले, दैट्स इनफ। वहां पर डीमर्जर का ट्रांजेक्शन ट्रांसफर में नहीं आएगा, इसलिए कैपिटल टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
ठीक है, इसलिए टैक्स लायबिलिटी ट्रैकिंग स्टेट द कंडीशंस इन ब्रीफ व्हिच आर टू बी सेटिस्फाइड अंडर द एक्ट फॉर अ डीमर्जर। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं कुछ बातें अलग से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। वैसे तो मैंने जब रिवाइज कराया था डीमर्जर वाला पॉइंट तो कुछ कंडीशंस आपको वहां बताई भी थी, लेकिन डीमर्जर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 19 में गिवन है। वहां किस तरह की कंडीशंस हैं सुनिए जरा, कि एक तो ना डीमर्जर में जो भी अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है, डीमर्जर से जस्ट पहले की उस ट्रांसफर की जाने वाली अंडरटेकिंग जो भी ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज है ना, वो रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए। उनकी बुक्स में, डीमर्ज्ड कंपनी की बुक्स में जिन वैल्यूज पर वो असेट्स लायबिलिटीज स्पेंड कर रही थी, उन्हीं वैल्यूज पर वो रिजल्टिंग कंपनी की बुक्स में भी कंटिन्यू होती हुई नजर आनी चाहिए। वो बात अलग है कि अगर रिजल्टिंग कंपनी इंडियस कंप्लाइंट कंपनी है तो वो फेयर वैल्यू पर रिकॉग्निशन करेगी, है ना। तो उस केस को छोड़कर बाकी केस में डीमर्ज्ड कंपनी की वैल्यू पर ही वो रिजल्टिंग कंपनी की बुक्स में कंटिन्यू होती नजर आनी चाहिए। रिजल्टिंग कंपनी कंसीडरेशन में अपने शेयर्स इशू करेगी किनको, डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को। अच्छा, एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को रिजल्टिंग कंपनी से शेयर्स मिलेंगे उन्हें छोड़ो, उसके अदरवाइज भी वो एटलीस्ट 75% शेयर कैपिटल डीमर्ज्ड कंपनी की होल्ड करने वाले शेयर होल्डर रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर कंटिन्यू होने चाहिए। डीमर्जर गोइंग कंसर्न बेसिस पर होना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंडीशन नोटिफाई करे तो वो और फुलफिल्ड नजर आनी चाहिए, ये 219 ए कहता है। तो 219 ए में फ्रेंड जिस तरह की भी कंडीशंस थी वो ये ऑल कंडीशंस मैंने अभी आपके सामने केवल रखी। ओके, अच्छा, अब मेनली देखिए जरा इस क्वेश्चन की अगली डिमांड क्या है। कंप्यूट द कैपिटल गेन दैट कुड अराइज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एन के ऑन रिसीप्ट ऑफ शेयर्स ऑफ आरबी प्राइवेट लिमिटेड। हम कहेंगे नो कैप गेन टैक्स। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ डीमर्जर में डीमर्ज्ड कंपनी एग्जेम्प्ट की गई है, बल्कि उनके जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए भी एग्जेम्पशन है। सेक्शन 47 में क्लॉज 6 डी में जो डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं कहलाएगा, कोई कैपिटल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कंप्यूट द कैपिटल गेन दैट कुड अराइज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एन के ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ आरबी प्राइवेट लिमिटेड। हम कहेंगे हाँ ये ठीक है, इस सेल पर जो कैपिटल गेन कंप्यूटेशन है वो होगी। यहां पर फ्रेंड जो सेल कंसीडरेशन उन्हें मिला फाइनली 8 लाख का, उसमें से हम इंडेक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स आपको मिले हैं वो भले ही आपको जन 22 में मिले हैं और आप मार्च 22 में बेच रहे हैं, लेकिन हम डीमर्ज्ड कंपनी के जो आपके पास में शेयर्स रहे थे वो तो आप 2001-2 से एक्वायर करके बैठे थे ना। तो मतलब प्राइर पीरियड ऑफ होल्डिंग भी हम यहां पर लेंगे। तो हम 2001-2 से जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो फ्रेंड्स यहां कंसीडर करेंगे और वो लॉन्ग टर्म का सीन बन चुका है, इसलिए इंडेक्स कॉस्ट माइनस होगी। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट के लिए चाहिए कॉस्ट, तो याद कीजिए 492C हमने जो रेफरेंस भी किया था कि डीमर्जर से पहले की जो नेटवर्थ थी, मतलब जो भी नेट बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स थी, उसको बनाओ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और कितने की डीमर्जर में चली गई उसको बनाओगे आप न्यूमरेटर। अच्छा, तो मतलब एनके ने जब शेयर्स लिए थे ओरिजिनली डीमर्ज्ड कंपनी के, उस डीमर्ज्ड कंपनी की 40 करोड़ की टोटल नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट्स में से 10 करोड़ की डीमर्जर में चली गई, तो उसके बदले में रिजल्टिंग कंपनी के ये शेयर्स एनके को मिले थे। तो आने वाले शेयर्स पर रीजनेबल होगा कि वो उतना ही कॉस्ट का प्रोपोर्शन एलोकेट कर दे जितना टोटल असेट्स में से डीमर्ज कंपनी के पास में से डीमर्जर में असेट्स चली गई। तो यहां आउट ऑफ 40 10 अगर डीमर्जर में गया तो मिस्टर एनके की कॉस्ट का भी प्रोपोर्शनेटली जो अमाउंट है वो डीमर्जर में चला गया, तो वो डीमर्जर में आने वाले शेयर्स पर वो एलोकेट करे, अच्छा लगेगा। यस, तो 1.5 लाख कॉस्ट ईयर ऑफ ट्रांसफर के सीआईआई से मल्टीप्लाई कर दो। यस, और ईयर ऑफ एक्विजिशन का जो सीआईआई है वो डिनोमिनेटर में यूज करो। जो यहां पर रिजल्ट आएगा माय डियर फ्रेंड्स वो मैं कहूंगा कि इंडेक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा। अब उसके बाद जो बच गया वो फ्रेंड्स यहां पर हम कहेंगे एलटीसीजी एनके के लिए कहलाएगा 3.245 लाख का। राइट फ्रेंड्स, आप देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एनके के लिए जो वर्किंग है वो कैपिटल गेन की आपको करनी है।
तो 150 हमने कॉस्ट निकाल दी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, उसका इंडेक्सेशन किया, सेल्स कंसिडरेशन में से माइनस करके एलटीसीजी एनके के लिए निकाल दिया। ओके, अब एनके के लिए आपने ट्रांसफर का सीन देख लिया, लेकिन विल द सेल ऑफ शेयर्स बाय एनके अफेक्ट द टैक्स बेनिफिट अवेल्ड बाय एसएस प्राइवेट लिमिटेड एंड और आरबी प्राइवेट लिमिटेड? द आंसर इज नो, क्योंकि डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर के लिए कोई लॉक इन पीरियड तो है नहीं कि आपको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स इतने पीरियड तक होल्ड करने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने अगर शेयर होल्ड कर दिए तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इज मिस्टर एनके एलिजिबल टू अवेल एनी टैक्स एग्जेम्पशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट ऑन द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ आरबी प्राइवेट लिमिटेड? इफ यस, स्टेट इन ब्रीफ। हम कहेंगे सेक्शन 54F जिंदाबाद। उसमें आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल से ट्रांसफर करते हो तो आप बस रेजिडेंशियल हाउस में कंसीडरेशन को इन्वेस्ट कर दो तो आप अपने कैपिटल गेन की एग्जामिशन ले पाओगे। तो ये हम यहां पर इस एनके को एडवाइस दे देंगे कि आप इस तरह से जो एग्जामिशन है वो अवेल कर सकते हैं, राइट? ठीक है। हाँ, अगर आप कम कंसीडरेशन इन्वेस्ट करोगे तो कम की एग्जामिशन ले पाओगे। आइए कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन से रिलेटेड भी मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं। एक रिपीटेटिव नेचर का जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके लिए। देखिए जरा फ्रेंड्स, क्या यहाँ गिवन है, एक्स हैड टेकन अ लोन अंडर रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड डेटेड 16 जुलाई 2001 अगेंस्ट द हाउस which was purchased by him on 26th March 2001 for rupees 5 lakhs. The said property was inherited by his son A under will in December 21, that is in current year. For obtaining a clear title, he paid the outstanding amount of loan of rupees 15 lakhs on 12th February 2022. The said house property was sold by A on 16 March 2022 for rupees 50 lakhs. State with reasons the amount chargeable to capital gain for assessment year 22-23. सुनिए जरा, हमारे एसएससी यहाँ पर मिस्टर ए बनने जा रहे हैं। उन्होंने हाउस सोल्ड किया, सेल्स कंसीडरेशन हम ले लेंगे। यहाँ पर सिंस इनहेरिटेड होकर वो हाउस उन्हें आया है, विल में उन्हें मिला है, तो हम कॉस्ट में कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लेंगे। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग में भी प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे, इंडेक्सेशन भी वहीं से देंगे, राइट ना फ्रेंड्स? लेकिन इस केस में जब कॉस्ट लेने की बात आती है तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट हम क्या लेकर चले? यहां पर आप देखिए, यस, तो यहां पर प्रीवियस ओनर ने वो जो हाउस परचेज किया था वो 5 lakhs का परचेज किया था। अरे अगर वो इस हाउस को गिरवी नहीं रखते, लोन नहीं लेते, तभी भी मिस्टर ए को इतना तो बेनिफिट मिलना ही था, राइट? सिंस उनके फादर ने लोन लिया और रीपे किए बिना उनकी डेथ हो गई, तो वो हेडेक उनके सन को ट्रांसफर हुई और सन को 15 lakhs एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। याद करो आरएम अरुणाचलम का सुप्रीम कोर्ट का केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह रखा है वहां कि जब एसएससी की पॉकेट एक्स्ट्रा अफेक्ट हो रही है तो उसको उनका बेनिफिट भी एक्स्ट्रा मिलना बनता है। हाँ, अगर मिस्टर एक्स ने ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं की होती, लोन नहीं लिया होता, तो मिस्टर ए को भी ये 15 lakhs नहीं पे करना पड़ता, जो ने एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है। ये कोई वॉलंटरी पेमेंट नहीं है, ये प्रॉपर्टी का मॉर्गेज रिलीज कराने के लिए उनके द्वारा मैंडेटरीली की गई पेमेंट है। तो जब उनकी पॉकेट एडिशनली इफेक्ट हो रही है तो उसका बेनिफिट भी उनको एक्स्ट्रा मिलना बनता है। आरएम अरुणाचलम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रीजनेबल एक्ट शो किया और अब हम कह सकते हैं कि जो सेल्स कंसीडरेशन ने मिला है उसमें जो फादर ने कॉस्ट इनकर की थी वो उसको इंडेक्स कर सकेंगे। यस, करंट ईयर के सीआई से मल्टीप्लाई करो और फादर ने जब वो हाउस लिया था, जब कॉस्ट हम वहां से ये ले रहे हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी वहां से ले रहे हैं, तो इंडेक्शन भी वहीं से होगा। लेकिन ये डेट 1 अप्रैल 2001 से पहले की है, 2001-2 के से पहले की सीआईआई अवेलेबल नहीं है, इसलिए 1-2 का जो सीआईआई है वो यहाँ पर हम यूज कर पा रहे हैं। और ये तो उन्होंने करेंट ईयर में ही पेमेंट की है। इसे प्रैक्टिकली इंडेक्स, इसे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि सन ने अपने टाइटल को उस प्रॉपर्टी पर इंप्रूव करने के लिए पेमेंट किया है। इसके बिना तो पेपर ही रिलीज नहीं होंगे, वो आगे बेच ही नहीं पाएंगे, है ना? तो इसे इंडेक्स कॉस्ट,
इसे प्रैक्टिकली इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन ये करेंट ईयर में ही इनकर की गई है, इसीलिए स्ट्रेट वे यहां पर इसको लेस किया जा सकेगा, अकॉर्डिंगली एलटीसीजी निकल कर आएगा। अगर इस तरह का पेमेंट एग्जामिनर कोई डिफरेंट ईयर में आपको दे दें तो आप वहां से उसका इंडेक्सेशन करेंगे। ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की तरह प्रैक्टिकली ट्रीट की जाती है, हाई कोर्ट्स के इस पर व्यूज भी हैं अकॉर्डिंगली। तो आई होप यहां पर जो आरएम अरुणाचलम के केस का जो इफेक्ट है वो आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। और जो मंजुला जैसा का हमने केस रेफरेंस किया था ना रैपिड रिवीजन सेशन में, वो भी हमने यहां पर यूज कर लिया। आइए जरा, अब मैंने जब इंडेक्सेशन को लेकर थिंग्स आपको रिफ्रेश कराई थी, उसी टाइम पर मैंने आपको कहा भी था कि एग्जाम में आपको एग्जामिनर एक ज्यादा प्रोविजंस की नॉलेज टेस्ट कर ले, इसलिए कंबाइंड नेचर का क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं, जैसे उन्होंने किया। उन्होंने एक नहीं दो बार क्वेश्चन इस तरह का दिया कि वो सारे केसेस बता दो जिनमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। हम कहेंगे एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट पर नहीं मिलता, डेप्रिशिएबल असेट पर नहीं मिलता, स्लम सेल के केस में नहीं मिलता, राइट ना फ्रेंड्स, 112 वाले केस में नहीं मिलता, ये सब कैपिटल गेन में हमने डिस्कस किया हुआ है। डिवेंचर बॉन्ड्स पर नहीं मिलता कुछ केसेस को छोड़ के, राइट। फर्स्ट प्रोविजो वाले केस में नहीं मिलता, और फॉरेन टैक्सेशन में जो केसेस कवर्ड हैं जहां पर कैपिटल गेन एलटीसीजी को लोअर रेट से टैक्सेबल बनाया गया है, नॉन रेजिडेंट के उन केसेस में भी वो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, अच्छा आइए जरा स्लम सेल से रिलेटेड क्वेश्चन जो ज्यादा रेलिवेंट है, मैं अब उन बेहतरीन क्वेश्चंस पर आपको लेकर चल रहा हूं। देखिए, स्लम सेल को लेकर कुछ नई स्कीम्स हमें देखने को मिली, याद है। स्लम सेल के केस में कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए आप जो एफएमबी ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांसफर लोगे, एफएमबी 1 एफएमबी 2, याद आ रहा है। एफएमबी 1 मतलब वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग, एफएमबी 2 मतलब कंसीडरेशन रिसीव्ड, व्हिचएवर इज हायर फाइनल एफएमबी बनेगी एज सेल्स कंसीडरेशन, जिसे लिया जाना है, राइट। नेट वर्थ माइनस करेंगे और फिर उसके बाद में जो गेन आएगा वो टैक्सेबल बनाया जाएगा। फ्रेंड्स आइए जरा, अब जो चीजें हमने वहां डिस्कस कर रखी हैं अलोंग विद रूल्स, वो अब आपको यहां पर इफेक्ट में लेनी है। Mr. A is a proprietor of Akash Enterprises having 2 units. He transferred on 1st April 2021 his unit 1 by way of slum sale for a total consideration of rupees 14 lakhs. Unit 1 was started in the year 45. The expenses incurred for this transfer were rupees 38,000. His balance sheet as on 31st March 2021 is as under. उसमें यूनिट 1 यूनिट 2 के हमें बिल्डिंग मशीनरी डेटर अदर असेट्स दिए गए, कैपिटल पता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी दिया गया है। जो यूनिट 1 जिसको ट्रांसफर किया गया उसकी बिल्डिंग से रिलेटेड है, बैंक लोन ट्रेड क्रेडिटर्स में यूनिट 1 ट्रांसफर की जाने वाली टेकिंग से रिलेटेड पोर्शन दिया गया है। ओके, अब यहां पर हमें क्या बोला गया अदर इंफॉर्मेशन में, revaluation reserve is created by revising upward the value of building of unit 1. The stamp duty value on 1st April 2021 is rupees 10 lakhs. No individual value of any asset is considered in the transfer deed. Patents, yes, patents were acquired on 1st July 2019 on which no depreciation has been charged. तो मतलब जो other assets हैं हमें पता लग गया कि वो पेटेंट होंगे, राइट। जो आपने अदर असेट्स की बात कर रखी है उसमें हमें पता लग गया कि पेटेंट ही होंगे, क्योंकि और तो कोई अदर असेट की बात हमें दी नहीं गई है इसके अलावा, राइट ना फ्रेंड्स। बस कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर AY 22-23। मैं अब बस आपको यही कहना चाहूंगा, जो कंसीडरेशन मिलता है फ्रेंड्स, जो कंसीडरेशन मिलता है हम उसको तो कहते हैं क्या, FMB2। तो FMB2 में तो कोई टेंशन ही नहीं हुई हमें, है ना, ये तो मैं FMB2 बन गई। सर यहां एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। जो भी आपको मॉनेटरी कंसीडरेशन मिला हम वो लेंगे। तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर का क्या रिलेवेंस है, वो कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में माइनस होंगे, सेक्शन 48 कहता है इसलिए, ठीक है, राइट। तो यहां पर FMB2 इजीली हमें पता लग गई। मेनली हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक FMB1 दैट इज वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग, और दूसरा रिडक्शन वाला आइटम दैट इज नेट वर्थ। आइए सबसे पहले बात करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में हमें कहीं नहीं बताया गया है कि ये इसकी कोई WDV वगैरह हमें कहीं पर भी नहीं बताई गई है। तो सबसे पहले FMB1 में क्या लेना होता है, याद उठाओ, रूल 11 यूएई आपने देख रखा है, क्या कहता है वो, कि जो भी लैंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, उनके लिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी,
राइट। और नेटवर्थ के लिए याद उठाओ जरा आप, नेटवर्थ के लिए माय डियर फ्रेंड्स आप डेप्रिशिएबल असेट के लिए डब्ल्यूडीबी, 3580 वाली असेट के लिए निल, गुडविल सेल्फ जनरेटेड है निल, अदर के लिए बुक वैल्यू अदर देन रिवैल्यूएशन। तो मतलब बिल्डिंग के लिए हम क्या लेंगे, एफएमबी 1 में हम बिल्डिंग के लिए कंसीडर करेंगे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी गिवन है 10 लाख की, लेकिन नेटवर्थ के लिए क्या लेंगे, यहां डब्ल्यूडीबी तो मैं गिवन है नहीं, तो हम लेंगे बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू लेंगे अदर देन रिवैल्यूएशन। तो 13 माइनस 5 दैट इज 8, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, अब मशीनरी की अगर हम बात करें, डेटर्स की बात करें, तो इन दोनों के लिए एफएमबी 1 भी ये कहता है भाई मूल प्रॉपर्टी को हटा दो जिसके लिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ती है, इसके अलावा शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी बुलियन आर्टिस्टिक वर्क को हटा दो जिनके लिए एफएमबी लेनी है, बाकी सबके लिए बुक वैल्यू लेनी है। एफएमबी 1 भी तो ये कहता है, तो एफएमबी 1 के लिए भी हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। और नेटवर्थ में तो डेप्रिशिएबल असेट के लिए डब्ल्यूडीबी, 3580 वाली असेट के लिए और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए निल, बाकी सबके लिए बुक वैल्यू अदर देन रिवैल्यूएशन। इनमें तो रिवैल्यूएशन है नहीं, तो ये एज इट इज पकड़ लेंगे हम। अब बची अदर असेट्स दैट इज ए पेटेंट। अब पेटेंट पर डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं किया गया, मतलब बिजनेस में यूज हो रहे हैं ये, लेकिन डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं किया। पहले एफएमबी 1 के लिए मैं फिर आपको याद दिला दूं, स्टाम्प इमूल प्रॉपर्टी के लिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है ना फ्रेंड्स, और जो आपके वो ज्वेलरी बुलियन वगैरह आते हैं उनके लिए एफएमबी, बाकी सबके लिए बुक वैल्यू। तो इनके लिए एफएमबी 1 के लिए तो हम लेंगे बुक वैल्यू, लेकिन नेटवर्थ के लिए डेप्रिशिएबल असेट के लिए ली जाती है क्या, डब्ल्यूडीबी। तो आपने डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं किया, आपके चार्ज करने से क्या होता है, हम तो यहाँ क्या करने वाले हैं, जो 2,50,000 रुपीज का अमाउंट है उस 2,50,000 रुपीज के अमाउंट से 1920 का डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे 25%, राइट माय डियर फ्रेंड्स। फिर जो बच जाएगा 75% उससे उससे माय डियर फ्रेंड जो बच जाएगा 75% उससे हम माइनस करेंगे फर्दर 25% 2021 का डेप्रिशिएशन, है ना। तो इससे हमें माय डियर फ्रेंड्स यहाँ जो 21-22 के लिए डब्ल्यूटीबी है वो पता लग जाएगी, जिससे हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप निकालोगे 2,50,000 का 25%, ये 1920 का डेप्रिशिएशन आया, मैंने माइनस किया 2021 की डब्ल्यूटीबी बन गई 187,500 की, इसका 25% मैंने अगेन डेप्रिशिएशन निकाला 46,875, इसको मैंने माइनस किया तो 1,40,625, 1,40,625 ये मैं कहूंगा आ गई 21-22 की डब्ल्यूडीबी जो नेटवर्थ में काम आएगी। ये हो गई असेट साइड। अब बारी है लायबिलिटीज माइनस करने की, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स लायबिलिटीज में हम क्या लेस करेंगे, पहले तो एफएमबी 1 के लिए देखो, एफएमबी 1 के लिए आप टोटल लायबिलिटी लोगे, टोटल लायबिलिटी बट अदर देन अंडरटेकिंग ट्रांसफर्ड। तो अंडरटेकिंग ट्रांसफर्ड जो नहीं है दैट इज यूनिट 2, उसका जो बैंक लोन है वो 30% है, तो 120 वो हटाओ। और ट्रेड क्रेडिटर्स 75% माय डियर फ्रेंड्स जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर नहीं की गई है उससे रिलेटेड है, ठीक है, तो वो यहां से हटाओ। तो इससे आपको टोटल लायबिलिटी पता लग जाएगी अदर देन अंडरटेकिंग ट्रांसफर्ड, अदर देन अंडरटेकिंग ट्रांसफर्ड, राइट माय डियर फ्रेंड्स, टोटल लायबिलिटी पता लग जाएगी अदर देन अंडरटेकिंग ट्रांसफर्ड, यस। तो उसमें से फिर आप वो जो शेयर कैपिटल मतलब जो भी कैपिटल है या रिजर्व वगैरह है वो आप माइनस करते हो, यही काम हमने रिवीजन के टाइम पर डिस्कस किया था ना, 25,67,500। बेसिकली इसमें से आप कैपिटल हटाओगे, रिजर्व हटाओगे, ठीक है, तो जो बचेगा इफेक्टिवली क्या बचेगा, 4 लाख का 30% 120, और 4 लाख का 70% यहां पर 280, और 350 का 25% 3750, केवल ये इफेक्टिवली बचेगा जो फाइनली एफएमबी 1 में काम आएगा, जो फाइनली एफएमबी 1 में काम आएगा। लेकिन एफएमबी 1 के लिए जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो यही है कि टोटल लायबिलिटी आप पहले लेना अदर देन अंडरटेकिंग ट्रांसफर्ड, ठीक है, और उसमें से आप शेयर कैपिटल पेड अप मतलब पेड अप कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस अनसर्टेन लायबिलिटी का प्रोविजन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वगैरह हटा दोगे। तो यहां पर हमें ये आउट करने हैं। तो 2250,317 माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली यहां पर हम कह सकते हैं 3.175 लैक्स, ये यहां पर आपको माइनस करना है।
बस जो भी रिजल्ट यहां पर बचेगा ना वो FMB1 कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, FMB1 नेटवर्थ के लिए आप क्या करेंगे, नेटवर्थ के लिए तो जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है बस उससे रिलेटेड जो भी लायबिलिटी है वो आप सीधा सीधा माइनस करेंगे। नेटवर्थ में कोई चक्कर ही नहीं है प्रेजेंटेशन वगैरह का अदरवाइज। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि 87,500, यस 87,500। एक मिनट, तो ये जो ट्रेड क्रेडिटर वाला पोर्शन है ना फ्रेंड्स, ट्रेड क्रेडिटर वाला पोर्शन, उसमें ट्रांसफर अंडरटेकिंग से रिलेटेड जो पोर्शन है वो ये यहां पर आ गया, तो ये नेटवर्थ यहां पर कहलाएगी, ये नेटवर्थ माय डियर फ्रेंड्स यहां पर बन जाएगी। बस और तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब आप देख लो जरा, यहां जो FMB1 निकालने की सबसे पहले बात आई थी, FMB1 के लिए हमने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, FMB1 के लिए हमने बिल्डिंग के लिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ली, बाकी असेट्स के लिए इंक्लूडिंग पेटेंट हमने बुक वैल्यू ली, जो भी टोटल लायबिलिटीज थी उनमें से ट्रांसफर अंडरटेकिंग से अलग अंडरटेकिंग की जो फिगर थी उनको हटाकर, जो कैपिटल और रिजर्व है वो हटाकर जो रिजल्ट बचा था वो माइनस किया, तो ये FMB1 हमें पता लग गई। ओके, अब FMB2 मतलब कंसीडरेशन जो आपको मिला, विच एवर इज हायर FMB1 इज हायर, तो वो बनेगी सेल्स कंसीडरेशन की तरह। नेटवर्थ के लिए हमने बिल्डिंग हमने बिल्डिंग मशीनरी डेटर्स के लिए बुक वैल्यू ली, पेटेंट डेप्रिशिएबल असेट था उसके लिए हमने जो नोशनल WDV है वो उसकी निकाली, और ये टोटल असेट ट्रांसफर अंडरटेकिंग से रिलेटेड लायबिलिटी माइनस करके ये नेटवर्थ आ गई। अब तो कुछ बचा ही नहीं, जो भी कंसीडरेशन आपको लेना है उसमें से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर इन कंप्यूटिंग कैपिटल गिन लायबल होते हैं, लेस कर लीजिए, उसके बाद में नेट सेल्स कंसीडरेशन से नेटवर्थ को माइनस कीजिए। ये LTCG यहां पर कहलाएगा जो आप हमसे पूछ रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस FMB2 में जनरली दिक्कत नहीं आती, FMB1 और नेटवर्थ इन दोनों के लिए आपको कंपैरेटिव बेसिस पर चीजें पता लग सके, इसलिए मैंने इस तरह से जो चीजें वो प्रेजेंट यहां पर आपके लिए की है। साथ ही साथ कि हर एक आइटम के लिए फ्रेंड्स हम FMB1 के एंगल से सोचेंगे तो क्या लेना है, और नेटवर्थ के एंगल से हमें क्या लेना है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज देखिए। आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन, जिस तरह का क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आपको दिया जा चुका है, हालांकि तब FMB1 FMB2 के कॉन्सेप्ट नहीं थे, अब आ गए हैं, तो उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम वैसा बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्लीज देखिए, PQR Limited has two units, one engaged in manufacture of computer hardware and the other involved in developing software. As a restructuring drive, the company has decided to sell its software unit as a going concern by way of slum sale for rupees 385 lakhs to a new company called S Limited, in which it holds 74% equity shares. ओके, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये 385 लैक्स बाय वे ऑफ स्लम सेल अगर इन्होंने ट्रांसफर अपनी सॉफ्टवेयर डिवीजन का किया है, तो ये 385 लैक्स हम कह सकते हैं हमें एक तरह से FMB2 पता लग गई है। ठीक है, ओके, एंड आगे क्या दिया गया, द बैलेंस शीट ऑफ PQR लिमिटेड एज ऑन 31st March 2022 बीइंग द डेट ऑन विच सॉफ्टवेयर यूनिट हैज बीन ट्रांसफर्ड इज गिवन हियर अंडर। उस बैलेंस शीट में आप देखोगे आपको हार्डवेयर यूनिट, सॉफ्टवेयर यूनिट की जो फिक्स्ड असेट्स हैं, डेटर्स हैं, इन्वेंटरीज हैं वो गिवन है, और जो करंट लायबिलिटीज है, सर्टेन लायबिलिटीज है वो दी गई हैं, कुछ अलग से फिगर गिवन है। अच्छा, जैसे कैपिटल वगैरह वाली। अच्छा, अब देखो आगे यहां पर क्या फर्दर प्रोवाइड किया गया कि फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशंस आर फर्निश्ड बाय द मैनेजमेंट। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशंस है, द सॉफ्टवेयर यूनिट इज इन एग्जिस्टेंस सिंस May 2015, तो लॉन्ग टर्म का केस बन गया, तो स्लम सेल पर जो कैपिटल गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स यहां बेसिकली आपको फिक्स्ड असेट्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूनिट गिवन है, जिसमें इंक्लूड लैंड व्हिच वाज परचेज्ड एट ₹40 lakhs इन द ईयर 2008 एंड रिवैल्यूड एट ₹60 lakhs as on 31st March 2022. The stamp duty value on 31st March 2022 is rupees 55 lakhs. ओके, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू भी हमें उस लैंड की गिवन है, एंड यहां पर क्या प्रोवाइड किया गया, fixed assets of software unit mirrored at 140 lakhs, that is 200 lakhs minus land value, that is 60 lakhs. ठीक है, is written down value of depreciable asset
फर्नीचर एंड प्लांट मशीनरी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली डब्ल्यूडीपी हो गई है ना, तो बुक वैल्यू भी जिसको हम कह सकते हैं। However, the written down value of these assets as per under section 43 clause 6 of the IT Act is rupees 90 lakhs. Ascertain the tax liability which would arise from slum sale to PQR Limited, assuming it does not opt फॉर सेक्शन 115 बी डबल ए। तो स्लम सेल पर पहले हम ये जान तो लें कि कैपिटल गेन आया कितना है, उसके बेस पर टैक्स निकलेगा। आइए तो स्लम सेल पर कैपिटल गेन की जो वर्किंग है उसको यहां पर अंजाम देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके लिए जो मैं फिर वही कंपैरेटिव एनालिसिस कराता हूं आपको। एफएमबी 1 दैट इज वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग, वर्थ ऑफ ट्रांसफर अंडरटेकिंग और नेटवर्थ, इन दोनों के एंगल से चीजें देखेंगे। सॉफ्टवेयर यूनिट ट्रांसफर की गई है। अब मेनली सॉफ्टवेयर यूनिट की जो फिक्स्ड असेट्स, इन फिक्स्ड असेट्स में एक तो लैंड है और इसके अलावा बाकी अदर डेप्रिशिएबल असेट हैं, क्योंकि डब्ल्यूडीबी गिवन है ना। अच्छा, तो लैंड के लिए एफएमबी 1 क्या कहता है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख है, वो लेनी है। ठीक है जी। अच्छा, नेटवर्थ के लिए डेप्रिशिएबल असेट के लिए डब्ल्यूडीबी एज पर आईटी एक्ट, बाकी के लिए बुक वैल्यू। ठीक है, 35 एडी वाली असेट वगैरह होंगी तो निल, राइट। तो नेटवर्थ के लिए मुझे लैंड के लिए क्या लेना है, बुक वैल्यू बट अदर देन रिवैल्यूएशन। तो यहां पर 60 लाख में की जो लैंड है वो 40 लाख में परचेज की गई थी, तो 20 लाख रिवैल्यूएशन का है, तो 40 लाख बुक वैल्यू अदर देन रिवैल्यूएशन लैंड की कहलाएगी, वो ली जाएगी। बाकी जो बच गया अब वो डेप्रिशिएबल एसेट है क्योंकि इनकी डब्ल्यूडीबी गिवन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले एफएमबी 1 के लिए क्या करूं, एफएमबी 1 के लिए मुझे लेना है बुक वैल्यू। ठीक है, तो बुक वैल्यू क्या है, 200 लाख में से लैंड की वैल्यू उठाने के बाद में 140 लाख, तो मुझे एफएमबी 1 के लिए लेना पड़ेगा 140 लाख। नेटवर्थ के लिए क्या लूंगा, डब्ल्यूडीबी एज पर आईटी एक्ट दैट इज 90 लाख, बस। और तो कुछ टेक्निकल है ही नहीं अब इसमें। डेटर्स के लिए जो अदर असेट है, आप एफएमबी 1 कहो या फिर नेटवर्थ, लेना तो बुक वैल्यू ही है। सिमिलरली इन्वेंट्री के लिए भी आप चाहे नेटवर्थ निकालो या एफएमबी 1, लेना तो अदर असेट्स के लिए बुक वैल्यू ही पड़ता है। फिर जो भी यहां पर फिगर्स ये आ गई, अब इसमें से आप नेट एफएमबी 1 के लिए जो भी टोटल लायबिलिटी है, इन टोटल लायबिलिटी में से आप जो अंडरटेकिंग नहीं जा रही है उसकी लायबिलिटी को हटा दो, हटा दिया आपने। अब इसके बाद जो बचा ये, इसमें से आप पेड अप शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व, इन चारों ही आइटम्स को फर्दर एक्सक्लूड करोगे, है ना। इनको फर्दर आप एक्सक्लूड करोगे और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा डियर फ्रेंड्स, वो यहां पर आप माइनस करेंगे। इफेक्टिवली बच तो केवल और केवल यही रहा है 90 लाख ना, तो 90 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो आप केवल और केवल यहां पर माइनस कर पाओगे। और यहां तो सीधा सीधा ट्रांसफर की जाने वाली अंडरटेकिंग से रिलेटेड जो लायबिलिटी है वही माइनस होती है। इससे आपकी नेटवर्थ आ जाएगी, इससे आपकी एफएमबी 1 आ जाएगी और आप उसे एक्चुअल सेल कंसीडरेशन से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर को अपना सेल्स कंसीडरेशन बना लेंगे। अब आप देखिए कुछ भी अलग से आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो एफएमबी 1 के लिए फ्रेंड्स, लैंड के लिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले ली हमने, ठीक है। इसके अलावा अदर असेट के लिए बुक वैल्यू, ठीक है। लाइबिलिटीज में से अदर देन ट्रांसफर अंडरटेकिंग, जो लाइबिलिटीज टोटल थी उसमें से ये आइटम हटाए, जो ट्रांसफर अंडरटेकिंग की लाइबिलिटी है वो वास्तव में आ गई, ये एफएमबी 1, एफएमबी 2, एफएमबी 2 जा रहा है, ये बनेगी सेल्स कंसीडरेशन फाइनल। ठीक है, नेटवर्थ के लिए, लैंड के लिए बुक वैल्यू अदर देन रिवैल्यूएशन, डेटर्स इन्वेंटरीज के लिए बुक वैल्यू और डेप्रिशिएबल असेट के लिए डब्ल्यूडीबी एज पर आईटी एक्ट। ट्रांसफर अंडरटेकिंग की लायबिलिटी माइनस करो, ये नेटवर्थ कहलाएगी, बात खत्म। अब तो बचा ही नहीं कुछ भी, बस जो भी यहाँ फुल वैल्यू कंसीडरेशन जो ट्रीट किया जाना है उसमें से नेटवर्थ माइनस करने के बाद में जो फिगर आएगी वो एलटीसीजी कहलाएगी। 20% टैक्स, सिंस टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 7% सरचार्ज, 4% सेस। जो आप हमसे पूछ रहे थे कि स्लम सेल पर टैक्स लायबिलिटी निकालो, हम कहेंगे ये रही, दैट्स इट। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग भी आपसे रिक्वायर की। व्हाट वुड बी योर एडवाइस एज अ टैक्स कंसल्टेंट टू मेक द रिकंस्ट्रक्शनिंग प्लान ऑफ द कंपनी मोर टैक्स सेवी विदाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ सेल कंसीडरेशन। तो हम कहेंगे यहां दो एडवाइस है हमारे पास में। एक तो आपने जो ये अंडरटेकिंग ट्रांसफर की है बाय वे ऑफ स्लम सेल, अगर पॉसिबल है
तो आप इस सेल को डीमर्जर का कलर देने की कोशिश करो। यस, आप इस रिस्ट्रक्चरिंग ड्राइव को डीमर्जर का कलर देने की कोशिश करो, 219AA की कंडीशन फुलफिल कर दो तो ये डीमर्जर ट्रांसफर ही नहीं कहलाएगा, फिर अंडरटेकिंग का ट्रांसफर में ही नहीं आएगा, कैप गेन टैक्स लगाया ही नहीं जाएगा। दूसरा, आपके पास में जो ट्रांसफरी है एस लिमिटेड, उनके 74% शेयर्स तो हैं ही, 26% और खरीद लो तो 100% सब्सिडी बन जाएगी। होल्डिंग 100% सब्सिडी को जो ट्रांसफर करती है वो ट्रांसफर में आता ही नहीं, कैप गेन टैक्स लग नहीं पाएगा। बस अगले 8 साल तक सब्सिडी रहनी चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखना, अगले 8 साल तक वो आप उसे सब्सिडी कंटिन्यू रखेंगे। तो उस केस में, और इसमें थोड़ा सा आउटफ्लो भी होगा 26% शेयर्स खरीदने में, तो वो आप मैनेज करोगे। लेकिन हमने एक रास्ता बता दिया है कि आप इस तरीके से मोर टैक्स से भी इस सेल को बना सकते हैं। तो पहली एडवाइस तो यही है कि अगर आप कोशिश करो कि इसे बाय मींस ऑफ डीमर्जर कलर दे दो। हाँ, डीमर्जर की कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है, तभी वो एक्ट के हिसाब से डीमर्जर बन पाएगा आपका केस। और दूसरा, आप उसे 100% सब्सिडी बना लो। इसके लिए आपको कुछ आउटफ्लो भी करना पड़ेगा। एडिशनल 26% होल्डिंग करने के लिए कैश आउटफ्लो होगा। 8 ईयर्स तक आपको उसे 100% सब्सिडी बनाकर रखना पड़ेगा, नहीं तो जिस ईयर में आपने वायलेशन किया उस ईयर की वो अर्लियर एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर डिवीजन आपकी टैक्सेबल इनकम यहां पर कहलाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा चलो, तो आई होप जो स्लम सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनमें आपने एंजॉय किया होगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, राइट ना। चलो 50C से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, मई 2017 का, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, Mr. Prajapati intends to sell a piece of urban residential plot held for 48 months to Mr. Vasan for a consideration of rupees 2 crores in February 22. This asset had been held as investment by Mr. Prajapati. Both parties are willing to enter into a written agreement in this regard. Initial payment will be rupees 40 lakhs. The buyer is given 12 months time for completing the sale, at which point of time balance amount has to be paid. Following two options are considered. पहला, payment of rupees 10 lakhs by account pay check on the date of agreement and rupees 30 lakhs by cash on the same day. ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, पेमेंट ऑफ rupees 10 lakhs by account pay check on the date of agreement and 30 lakhs by ECS through a bank within 7 days. ठीक है, an increase of 30% in stamp duty is anticipated with effect from 1st April 2022. हम कहेंगे रुको, यहां पर माय डियर फ्रेंड्स आपसे अच्छा रिक्वायर क्या किया है मैं वो भी रख देता हूं पहले। द पार्टीज सीक्स योर एडवाइस टू प्लान सुटेबली फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल गेन, advise them suitably as to what payment mode is to be adopted. Should the agreement in question be registered? ये तो जरूरी नहीं है, एग्रीमेंट का रजिस्टर होना माय डियर फ्रेंड्स रिक्वायर नहीं है। अच्छा, अब देखो जरा, यहां पर ये बोल रहे हैं कैपिटल गेन के रिडक्शन वाली बात, मतलब इनके मन में कहीं ना कहीं इस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के इंक्रीमेंट का टेंशन है ना, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के इंक्रीमेंट का टेंशन है। तो हम यहां पर सेलर को क्या बोलेंगे कि सुनो, सिंस आप एग्रीमेंट की डेट पर या इससे पहले कंसीडरेशन का एक पार्ट अकाउंट पे चेक से रिसीव कर ले रहे हो ना, बाकी आप कैसे रिसीव कर रहे हो हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कंसीडरेशन को होली या पार्टली एग्रीमेंट की डेट पर या उससे पहले अगर अकाउंट पे चेक से रिसीव कर लिया, तो दोनों ही केसेस में आप इस इंक्रीमेंट की हेडेक को भूल जाइए, ये आप पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। इसका नो इम्पैक्ट ऑन कैप गेन कंप्यूटेशन, नो इम्पैक्ट ऑन कैप गेन कंप्यूटेशन, राइट। तो सबसे पहले तो हम पार्टीज को यहां पर मेनली जो सेलर हैं दैट इज मिस्टर प्रजापति, उनको ये क्लियर कर देंगे कि आप इस इंक्रीमेंट की हेडिंग भूल जाइए, मत लीजिए, क्योंकि इसका कोई आपके कैप गेन कंप्यूटेशन पर इंक्रीमेंट नहीं आना। ठीक है, दूसरी बात, मोड ऑफ पेमेंट की आप बोल रहे हो, तो मोड ऑफ पेमेंट में हम मिस्टर प्रजापति को ये कहेंगे कि सुनो, आप ना कैश में मत लेना अमाउंट, नहीं तो एक सेक्शन है 269SS जो ये कहता है क्या, कि अगर आपने प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के रिलेशन में कोई भी कंसीडरेशन अगर 20,000 डेज से ज्यादा का अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, टीसीएस, अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से, अलग मोड से रिसीव कर लिया, लाइक कैश में ले लिया, तो फिर वो गुनाह हो जाएगा, वो 269SS का वायलेशन कहलाएगा। और 271D में
आपने जितना अमाउंट रिसीव किया उतने की पेनल्टी के लिए एसएससी लाइबेबल बन जाएगा। तो जहां तक पेमेंट मोड वाली बात है, हम कहेंगे पहला ऑप्शन एडवाइजेबल नहीं है, पेमेंट मोड में तो आपको दूसरे में ही जाना चाहिए। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे सॉल्यूशन में यही आपको गिवन है, कुछ भी अलग से गिवन नहीं है फ्रेंड्स। आप देखेंगे तो कोई अलग से वर्डन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के इंक्रीमेंट का होने पर नहीं आएगा। मोड की जहां तक बात है, हम कहेंगे जो ऑप्शन 1 है उसमें दिक्कत है, 269 एसएस वगैरह लग जाएगा, पेनल्टी इंपोजिबल हो जाएगी, इससे बचना है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, आइए मैं अब आपको ले चलता हूं एडवांस मनी फॉरफिटेड को लेकर। ट्रीटमेंट तो मैंने सारा रिफ्रेश करा दिया था और मैंने तब आपको हिंट भी किया था कि क्वेश्चन जनरली एग्जामिनर किस तरह का देते हैं, लेकिन अब एग्जैक्टली वो आपको दिखाता हूं। Mr. Ramesh purchased a plot of land in Chennai in June 2005 for rupees 50 lakhs. He decided to sell the property to Mr. Mahesh for rupees 80 lakhs and receives an advance of rupees 2 lakhs in May 2009. Mr. Mahesh was unable to complete the agreement and hence the advance money was forfeited by Mr. Ramesh. हम क्या कहेंगे, ये 1 अप्रैल 2014 से पहले का फॉरफीचर है ना। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो मतलब ये जो भी एडवांस मनी आपने फॉरफिट किया कहां जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस करने के काम आएगा। इस पर सेक्शन 51 लगेगा। अदर सोर्सेज का टैक्सन तो 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स के केस के लिए है ना। आइए जरा देखिए वैसा केस। अगेन मिस्टर रमेश entered into an agreement to sell the property to Mr. Rakesh for rupees 95 lakhs and received advance money of rupees 2.5 lakhs in August 2021. But again the transfer didn't materialize, due to which the advance money was again forfeited. अब हम क्या कहेंगे कि ये जो एडवांस मनी है ये 1 अप्रैल 2021 ऑन 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स का केस है, इसलिए ये जो एडवांस मनी है ये आपका अदर सोर्सेज में सीधा टैक्स हो जाएगा। हाँ, 2.5 lakhs. Now, on 4th January 2022, the property was finally sold to Mr. Mukesh for rupees 105 lakhs and the stamp duty value on that date was rupees 135 lakhs. कंफर्म है कि जो हम डीम्ड सेल्स कंसीडरेशन है वो 135 lakhs लेंगे। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 मिस्टर रमेश अर्नड बिजनेस इनकम ऑफ रुपीज 35 lakhs. He acquired a new residential house or property for rupees 140 lakhs by investing entire sale consideration and his business income. Determine the total income of Mr. Ramesh for the AY 22-23. अब देखिए जरा, यहां पर हम इस सेल के लिए सबसे पहले डीम्ड सेल्स कंसीडरेशन में से इंडेक्स कॉस्ट जब माइनस करेंगे तो 50 lakhs की एक्चुअल कॉस्ट में से 2 lakhs माइनस करके 48 lakhs का 5-6 से हम इंडेक्सेशन यहां तक करके ले आएंगे, एलटीसीजी आ जाएगा। और अब आप देखो एसएससी ने प्लॉट बेचा, राइट, एक लॉन्ग टर्म असेट प्लॉट बेचा और न्यू रेजिडेंशियल हाउस खरीदा, तो मतलब 54F के लिए फिट केस है। 54F के लिए जरूरी क्या है कि आपने जो कंसीडरेशन है वो नए हाउस में इन्वेस्ट किया हो, वो किया है। अब आप देखो यहां पर फ्रेंड्स कंसीडरेशन दिया जा रहा है डिम्ड, मतलब नोशनल बेसिस पर 135 lakhs का कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के लिए, और एसएससी ने दिखाया था 105 lakhs का। तो एओ क्या करना चाहेगा कि मैं कैपिटल गेन इनटू 105 डिवाइड बाय 135 कर लेता हूं। क्या एओ ऐसा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डियर फ्रेंड्स, याद करो गोली महादेवप्पा का केस कि जब आप कैप गेन कंप्यूटेशन के लिए नोशनल बेसिस पर फिगर ले रहे हो तो अगर एसएससी ने उतना अमाउंट भी इन्वेस्ट कर दिया, क्या उसका सोर्स रहा इररेलीवेंट है, भले ही उसने अदर इनकम को लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो उन्हें पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा, और यहां तो उससे भी ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए अपने कैपिटल गेन की वो फुल एग्जेम्पशन ले सकेंगे। तो बिजनेस इनकम एलटीसीजी के लिए डीम्ड सेल्स कंसीडरेशन, इंडेक्सेशन हमने किया कॉस्ट का, एडवांस मनी फॉरफिटेड हटाने के बाद में, राइट, इंडेक्स कॉस्ट के बाद ये एलटीसीजी आया। पूरा एलटीसीजी एग्जाम्प्ट हो पाएगा क्योंकि केस हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। जो आप कंसीडरेशन ले रहे हो उससे ज्यादा सस्ती ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप कैसे उनकी एग्जाम्पशन छीन सकते हो। पूरा का पूरा जो कैपिटल गेन है वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो गया। अदर सोर्सेज में वो 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स का फॉरफिटेड अमाउंट वो यहाँ अदर सोर्सेज में चला जाएगा। ये हम कहेंगे हमारे एसएससी की मिस्टर रमेश की टोटल इनकम बन जाएगी।
ठीक है। तो आपने देखा यहां पर एडवांस मनी फॉरफिटेड के सारे केसेस आ गए और एक डीम्ड सेल्स कंसीडरेशन से रिलेटेड भी जो बात है वो हमने कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए जरा 45(1)(a) जो डैमेज डिस्ट्रक्शन वाला डियर फ्रेंड्स हमने रिवाइज तो ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में 2017 में जो आया वो आपके सामने ये रहा। A manufacturing company was transporting two of its machines from Unit X to Unit Y on 1st September 2021 by truck. On account of civil disturbance, both the machines were damaged. The insurance company paid rupees 5 lakhs for the damaged machine. On these facts, for submitting the return of income for the PY ending 31st March 2022, your advisors sought as to whether the damage of machines results in a transfer vis-a-vis exigibility to capital gains। सुनिए, जो 45(1)(a) आपने देख रखा है उसमें रिएट और सिविल डिस्टरबेंस भी स्पेसिफाइड इवेंट है। यस, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं इस केस में क्या कि ये जो सिचुएशन बन रही है ये 45(1)(a) के लिए फिट केस है। नो डाउट डैमेज और डिस्ट्रक्शन ट्रांसफर में नहीं आता, एक्चुअल ट्रांसफर का केस नहीं है, लेकिन 45(1)(a) से डीम्ड ट्रांसफर ट्रीट कर लिया गया है और जो आपको कंसीडरेशन मिला है उसके बेस पर जो चार्जेबिलिटी है वो आपकी कैपिटल गेन नेट में अराइज होगी। वो बात अलग है हाउ द अमाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी आर टू बी ट्रीटेड फॉर टैक्सेबिलिटी। तो हम जो भी रिस्पेक्टिव मशीन्स का ब्लॉक है अगर उसकी वैल्यू 5 लाख से कम है तो ब्लॉक की वैल्यू से डब्ल्यूडीबी से माइनस कर देंगे इफेक्ट ओवर, और अगर ब्लॉक की डब्ल्यूडीबी से 5 लाख ज्यादा है तो फिर हम कैपिटल गेन वहां निकाल कर ले आएंगे। ठीक है, राइट माय डियर फ्रेंड्स, फिर हम उस केस में कैपिटल गेन वहां पर सिंपली निकाल कर ले आएंगे। आप देखिए यही चीजें आपको यहाँ पर गिवन है। तो ये जो केस है सर्टेनली पहली जो सिचुएशन है इस केस में एक्चुअल ट्रांसफर में भले नहीं आता डैमेज और डिस्ट्रक्शन, लेकिन वो डीम ट्रांसफर ट्रीट किया गया है। आपकी कैपिटल गेन नेट में चार्जेबिलिटी आएगी, होगा क्या रिसीट का, तो आप उस अमाउंट को उस ट्रांसफर्ड असेट से मतलब डैमेज्ड असेट से मिलने वाला कंसिडरेशन मानोगे। और थर्ड जो रिक्वायरमेंट थी whether there will be any impact on the written down value of the block of plant and machinery as at 31st March 2022। हाँ, तो हम क्या कहेंगे बिल्कुल इंपैक्ट आएगा। जो प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है उससे इस 5 lakhs को रिड्यूस किया जाएगा। अगर डब्ल्यूडीबी अदरवाइज ब्लॉक की 5 lakhs से ज्यादा है तो 5 lakhs एडजस्ट होकर रह जाएगा। और अगर माय डियर फ्रेंड्स ऑन द अदर हैंड अगर डब्ल्यूडीबी ब्लॉक की 5 लाख से कम है तो जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन कहलाएगा, वो जिसको एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा। मतलब पीरियड कितना है रेलिवेंट है, वो शॉर्ट इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। राइट ना फ्रेंड्स, लेकिन कैपिटल गेन का नेचर आपको पता है, जो मशीन है उनके पीरियड ऑफ होल्डिंग पर डिपेंड करता है, उसके बेस पर वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कहलाएंगी। ये बीएस डेम्पो कंपनी लिमिटेड का हमने रिवीजन सेशन में केस भी पूरा डिस्कस किया था। आई होप आपको याद आ गया होगा। और आइए फ्रेंड्स अब हम कन्वर्जन से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन जो आपको दिया गया मे 2013 में, मैं उसमें आपको लेकर बढ़ता हूं। तानी परचेज्ड a land at a cost of rupees 10 lakhs in the financial year 23 and held the same as her capital asset till 31st March 2010. Tani started her real estate business on 1st April 2010 and converted the said land into stock in trade of her business on the said date when the fair market value of land was rupees 150 lakhs। तो मैं क्या बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर 2010-11 के लिए तानी के लिए कैपिटल की नेट में टैक्सेबिलिटी राइज होगी। राइट, एफएमबी बन जाएगा सेल्स कंसीडरेशन कितना 150 lakhs का, और इसमें से तानी को हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ लैंड अलाउ कर देंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स 10 lakhs इनटू करेंट ईयर, मतलब जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन ट्रांसफर में आता है ना, तो 10-11 का जो सीआईआई होगा 167 वो ईयर ऑफ ट्रांसफर का सीआई माना जाएगा। और एक्विजिशन कब किया था 23 में, 23 का सीआई कितना गिवन है 105। इस तरह से तानी का हम इंडेक्स कॉस्ट और अकॉर्डिंगली एलटीसीजी निकाल देंगे। टैक्स नहीं करेंगे अभी, हाँ जब ये स्टॉक इन ट्रेड बिक जाएगा, जब ये स्टॉक इन ट्रेड आगे डिस्पोजल होगा तब टैक्सेबिलिटी आएगी। तो देखो जरा, शी कंस्ट्रक्टेड 20 फ्लैट्स ऑफ इक्वल साइज क्वालिटी एंड डायमेंशन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज रुपीज 8 lakhs, कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन December 21। she sold 15 flats at 20 lakhs per flat between Jan 22 and March 22, and remaining 5 flats were held in stock in trade
As on 31st March 2022, she invested rupees 50 lakhs in bonds of Rural Electrification Corporation Limited on 31st March 2022. ओके, तो अब ये जो केस बन रहा है इसमें देखो, यहां पहले तो मैं ये बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर 21-22 में सिंस उस लैंड पर 20 फ्लैट्स जो बने थे उसमें से केवल 15 बिके हैं, तो मैं कहूंगा कि जो कैपिटल असेट का आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन किया था, उस स्टॉक इन ट्रेड जिस पर 20 फ्लैट्स बने जिसमें से 15 बिके, तो मैं कहूंगा उस स्टॉक इन ट्रेड का जो 3/4 है वो प्रीवियस ईयर 1920 में ट्रांसफर हो गया है, प्रीवियस ईयर 21-22 में ट्रांसफर हो गया है ना। प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए हम एक तो कैपिटल गेन हेड में तानी को टैक्स करेंगे, जो भी उनका एलटीसीजी आया था, यस, उसका 3/4 याद है, रिवीजन सेशन में भी आपको कहा था कि अगर स्टॉक इन ट्रेड पार्टली डिस्पोज ऑफ होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही कैपिटल गेन टैक्स किया जाएगा। और अब इस साल के लिए पीजीबीपी एड में भी इनकम बुक करनी है मुझे, तो सेल्स कंसीडरेशन लीजिए, यहां पर उन्हें पर फ्लैट क्या मिला है, 15 लाख रुपीज, तो 15 इंटू 200 दैट इज 300 लैक्स, राइट। इसमें से बारी है कॉस्ट माइनस करने की, तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन पर जो उन्होंने लगाया है वो 8 लैक्स पर फ्लैट है, तो 15 फ्लैट के लिए मैं बोल सकता हूं यहाँ 120 लैक्स, ओके। और ये तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हुई, फ्लैट कोई हवा में थोड़ी ना बनेंगे, लैंड की भी जो कॉस्ट है वो माइनस करनी है, तो लैंड की कॉस्ट प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, हाँ, तो जितना आपने 150 लैक्स टोटल एफएमबी पकड़ी है पूरी लैंड की 3/4 की, फिर अकॉर्डिंगली एफएमबी कितनी बनेगी, वो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि लैंड की जो कॉस्ट है वो उन फ्लैट में इन्वॉल्व कहलाएगी, बस इससे आप एलटीसीजी निकाल पाएंगे। और उन्होंने 54 ईसी में एलिजिबल बॉडी में इन्वेस्टमेंट किया है, अरे वो तो डेट ऑफ कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से अराइज होने वाले कैपिटल गेन पर 54 ईसी की एग्जामिनेशन तब मिलती जब आप ट्रांसफर से 6 मंथ्स में वो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते, जो इन्होंने तो यहां किया है। लेकिन याद उठाओ, बोर्ड का सर्कुलर भी रेफरेंस कराया था आपको कि कन्वर्जन के केस में जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो उस डेट से स्टार्ट होगा जिस डेट पर आपने स्टॉक इन ट्रेड का डिस्पोजल किया, तो वहां से तो 6 मंथ्स नहीं निकले ना, तो जो एलटीसीजी यहां पर आएगा उस एलटीसीजी से फाइनली 15 लाख की आप एग्जामिशन ले सकेंगे। बस आपको कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम तानी के लिए निकाल कर यहाँ पर 22-23 के लिए देनी थी, और वो हमने यहाँ पर देखो ये तानी के लिए निकाल दी। तो जो भी एफएमबी थी, जो भी इंडेक्स्ड कॉस्ट बनी, ये एलटीसीजी जो 10-11 में आया था, यस माय डियर फ्रेंड्स, वो उसका एक प्रपोर्शन करेंट ईयर में आपको टैक्स किया जाएगा, आप 54 ईसी की एग्जामिशन ले सकेंगे, ये हम तानी को कहेंगे। और तानी को बिजनेस इनकम भी हो रही है क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड उनका बिका है, तो 15 फ्लैट्स पर इतना आया। कॉस्ट ऑफ फ्लैट्स के लिए जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हमने सबसे पहले रखी थी, और लैंड के लिए भी जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है, जिस फिगर को आपने पहले कंसीडर कर लिया है उसका एक प्रोपोर्शन है वो यहाँ पर एज कॉस्ट माइनस कीजिए, तो ये आपकी जो फ्लैट के बिकने से पीजीपीपी एड की चार्जेबल इनकम है वो निकल कर आ जाएगी। आप देखेंगे बोर्ड के सर्कुलर वगैरह का वो सब कुछ रेफरेंस आपको नोट्स में गिवन है। आइए कंपलसरी एक्विजिशन वाला सेक्शन 45(5) पर बेस्ड दिसंबर 21 का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए प्रेजेंट करता हूं। The government compulsorily acquired land of Mr. Shibam in April 2020 and paid compensation of ₹20 lakhs in June 21। तो एक जो ओरिजिनल कंपनसेशन जिसको मैं बोल सकता हूँ प्रीवियस ईयर 21-22 में रिसीव हो रहा है। The land was acquired by Mr. Shivam in June 2003 for ₹12 lakhs. He had filed for additional compensation through court and was awarded ₹18 lakhs in February 2022, but this amount was received only in May 2022। तो एडिशनल कंपनसेशन पर टैक्सेबिलिटी कब आएगी, 22-23 प्रीवियस ईयर में। Compute the taxable capital gain from the above transactions indicating the relevant assessment year. Expenses in connection with compulsory acquisition were ₹30,000 and for
ऑब्टेनिंग एनहांसमेंट ऑफ कंपनसेशन वाज ₹1 लाख। CII आपको कॉरस्पॉन्डिंग ईयर के ये दे दिए गए। तो सबसे पहले प्रीवियस है 21-22 के लिए क्या करने वाले हो आप, ओरिजिनल कंपनसेशन उठाओगे, राइट। ओरिजिनल कंपनसेशन में से आप इंडेक्स कॉस्ट माइनस करोगे। इन्होंने जो कॉस्ट इनकर की थी जून 2003 में 12 लाख की, तो 34 से आप जो इंडेक्सेशन है वो करेंट ईयर 21-22 तक के लिए कर लाओगे, राइट। ऐसा ही करोगे, इंडेक्स कॉस्ट आएगी, उसके बाद में आपको जो भी कैपिटल गेन या लॉस है वो पता लग जाएगा। और आपने एनहांस्ड कंपनसेशन रिसीव किया 22-23 में, तो वहां पर अच्छा एक मिनट एक्सपेंस भी तो रहे हैं कंपल्सरी इक्वेशन पर। ओरिजिनल कंपनसेशन के लिए उन्होंने जो एक्सपेंस किए हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो भी तो आप कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में माइनस करोगे। तो सेल्स कंसीडरेशन के तौर पर आप ओरिजिनल कंपनसेशन पकड़ोगे, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर की तरह आप यहां पर एक्सपेंस इन कनेक्शन विद कंपल्सरी इक्वेशन माइनस करोगे, और फिर इंडेक्स कॉस्ट आप यहां से निकाल कर घटा दोगे। एनहांस्ड कंपनसेशन वाले ईयर में कोई चक्कर नहीं, जितना भी एनहांस्ड कंपनसेशन आपको मिला आप बस केवल और केवल जो एक्सपेंस आपने किए वो माइनस करो। कॉस्ट तो आप पहले ही ले चुके हो, इसलिए कोई चक्कर ही नहीं है ना। आप देखिए फ्रेंड्स, यही सब कुछ यहाँ सॉल्यूशन में है। ओरिजिनल कंपनसेशन, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, इंडेक्स्ड किया हमने कॉस्ट को, और इंडेक्स कॉस्ट पता की, ये LTCL आ गया। इसको आप LTC से एडजस्ट नहीं कर सकते, अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हो। अगले 8 साल में नेक्स्ट ईयर में देखो क्या हुआ, दैट इज असेसमेंट ईयर 2023-24 में क्या हमें देखने को मिला कि जो आपको प्रीवियस है 22-23 मतलब करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर में जो एनहांस्ड कंपनसेशन मिला, वो अब एनहांस्ड कंपनसेशन के लिए फुल वैल्यू कंसीडरेशन एक्सपेंस माइनस करोगे, ये LTCC इन दिस ईयर हुआ कहलाएगा। ठीक है, आपका लास्ट ईयर का लॉस है, आप उसको एडजस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फाइनल टैक्सेबल कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ट्रीट किया जाएगा। आप देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ आई होप दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो आपको हिंट दे देता हूं कि एसएससी की असेट का कंपलसरी इक्वेशन हुआ है, और कंपलसरी इक्वेशन पर उन्हें कंपनसेशन के अलावा इन 4 ईयर से पर्टेनिंग ये इंटरेस्ट मिला है। आप इसको एग्रीगेट करोगे, जब आपको मिला है दैट इज 21-22 में आप टैक्स करने के लिए प्रोसीड करोगे, 50% की सेक्शन 57 में डिडक्शन दे दोगे। तो बस आपको रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पर बताने थे। तो एक तो कंपनसेशन आपका रिसिप्ट वाले ईयर में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में जाएगा, और 57 की डिडक्शन आपको मिल पाएगी। तो जो बचेगा वो असेसमेंट ईयर 22-23 की इनकम एसएससी की कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आई होप नहीं आ रही होगी आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये देखिए, जो कैपगेन के टैक्स लायबिलिटी की कंपटीशन से रिलेटेड है। मिस्टर एक्स बॉट 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ TT लिमिटेड लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड a constitute of BSE 500 on 15th March 2003 at the rate 2250 per share. He sold the shares at rupees 5,000 per share on 31st December 2021. The brokerage and STT deducted were at 0.5 and 0.075% respectively. Examine the tax liability of Mr. X for the AY 22-23। बस यहीं रुक जाइए। अभी ये जो सिचुएशन आपने देखी, इसमें आप देख रहे हैं ये शेयर्स लिस्टेड शेयर्स हैं, राइट। BSE 500 इंडेक्स की कंपनी है, STT गया है, ठीक है। तो अब 112 जैसा फिट केस लग रहा है, राइट फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, हम सेल कंसीडरेशन जो भी है वो रखेंगे, दैट इज 5,000 पर शेयर। कॉस्ट के लिए ये 31 जन 2018 से पहले की परचेज है, तो 31 जन 2018 की एफएमबी आप एस कॉस्ट ले सकते हो जो मिसिंग है। तो इसी को मान लेते हैं एफएमबी उस डेट की, यही बन जाएगी कॉस्ट। तो आप 5000 माइनस दिस फिगर, कितने शेयर्स हैं उतने से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इससे आपको LTCC पता लग जाए। एक मिनट, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर भी तो है, हाँ यहाँ पर ब्रोकरेज आपने भी किया है 0.5%, तो जो भी 5,000 इंटू 10,000 सेल्स कंसीडरेशन, उसका 0.5% निकाल के माइनस कर दीजिए नेट सेल्स कंसीडरेशन, और कॉस्ट सीधा सीधा माइनस करना, 112 में इंडेक्स नहीं मिलता। फिर जो बचेगा उस पर 1 लाख एग्जेम्प्ट और बाकी पर 10% का टैक्सेशन। तो पहली जो सिचुएशन है वो 112 के लिए कहलाएगी, राइट। लिस्टेड शेयर्स हैं तो यही ठीक लगेगा मानना कि भाई RSC के थ्रू इन्होंने डील किए होंगे, राइट। नॉर्मल कोर्स में तो यही होता है। तो यहाँ जो भी 5,000 पर शेयर से 10,000 शेयर्स के लिए मिला, ब्रोकरेज को माइनस करने के बाद नेट सेल्स कंसीडरेशन आया, कॉस्ट क्या लें, तो
जो भी आपने कॉस्ट खर्च की थी 20 to 50 पर शेयर के हिसाब से 10,000 शेयर की 225 लैक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर से एक मिनट माय डियर फ्रेंड्स, 112 अगर अप्लाई हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने की बात जब आएगी तो इंडेक्सन होगा ही नहीं, सीधा सीधा जो उन्होंने पे किया वो ले लेंगे हम। और इससे हमें सेल्स कंसीडरेशन, नेट सेल्स कंसीडरेशन में से कॉस्ट माइनस करने के बाद में जो एलटीसीजी है वो इस सेल का पता लग जाएगा। लेकिन अगर, अब देखिए, अब अगर आपको सिचुएशन चेंज की, विल योर आंसर बी डिफरेंट if instead of selling the shares in the market, Mr. X privately transferred the shares in his own shares to his son at the same price? अच्छा, तो अगर प्राइवेटली ट्रांसफर होगा तो पक्की बात है कि ब्रोकरेज खर्चा नहीं होगा। ब्रोकर जब बीच में ही नहीं है तो ब्रोकरेज का एक्सपेंस कहां से आ जाएगा, मतलब ही नहीं होता। राइट माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, तो प्राइवेटली अगर ट्रांसफर किया तो 112 भी नहीं लगा क्योंकि एसटीटी का केस ही नहीं बन रहा। सेल्स कंसीडरेशन में से एक्सपेंशन ट्रांसफर तो नील हो गए। ठीक है, जनरली माइंड में ये डाउट आता है कि सर ये ब्रोकरेज तो एक्सपेंशन ट्रांसफर इन कंप्यूटिंग कैबिन अलाउड होना चाहिए, लेकिन जब ब्रोकर होगा तभी तो खर्चा होगा। जहां प्राइवेटली वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो ब्रोकर होगा ही नहीं। हाँ, इसमें से अब आप नॉर्मली कैपिटल गेन टैक्स कराने वाले हो तो इंडेक्स कॉस्ट आप माइनस कर लो। यस, यहां पर हम कहेंगे ये एलटीसीएल का फिट केस नजर आ रहा है। राइट फ्रेंड्स, आइए जरा वही एक केस जिसको हमने रिवीजन सेशन में भी ऑलरेडी कवर कर रखा है, उसी पर बेस्ड बार बार केस स्टडी जो एग्जामिनर आपको देते आ रहे हैं वो देखिए। Messrs. RSRZ and Company Limited sold one of its factory building for rupees 14 lakhs on 19th April 2021. The building was acquired on 1st April 2009 and the SASI was using it for manufacturing activity and accordingly depreciation was also being claimed. तो depreciable asset का केस हो गया। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो इन्होंने डेप्रिशिएबल असेट का ट्रांसफर किया जो 2009 में इन्होंने खरीदी थी। आफ्टर सेल ऑफ द बिल्डिंग द सस्सी रीइन्वेस्टेड द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट्स अंडर सेक्शन 54 EC एंड क्लेम्ड exemption thereunder. The AO rejected the claim for exemption by the SASI and regarded that since the asset sold is a depreciable asset, provisions of section 50 will be applicable and accordingly the SASI is not entitled to exemption to section 54 EC. Discuss the validity of AO's claim. याद उठाओ वही माय डियर फ्रेंड्स, वीएस डेम्पो कंपनी लिमिटेड का केस सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो ये सेक्शन 50 है जिसकी एओ बात कर रहा है, ये केवल और केवल कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के लिए डीमिंग फिक्शन देता है कि डेप्रिशिएबल असेट से राइज होने वाला कैपिटल गेन एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा। हाँ, केवल डीमिंग फिक्शन किस लिए है? कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के लिए है, ना कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। तो क्या कोर्ट ने कहा कि भाई 54 EC में तो कहीं ऐसी लिमिटेशन है ही नहीं कि जो एग्जामिशन है वो डेप्रिशिएबल असेट पर नहीं मिलेगी। वहां तो डेप्रिशिएबल असेट, नॉन डेप्रिशिएबल असेट सब बराबर है, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। और असेट का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग पर डिपेंड करता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो फैक्ट्री बिल्डिंग उन्होंने यहां से परचेस कर रखी थी, होल्ड कर रखी थी, तो मतलब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। सेक्शन 50 कैपिटल असेट के टाइप में कोई कमेंट नहीं करता, वो कैपिटल, वो एग्जामिशन में कोई टांग नहीं अड़ाता। सेक्शन 50 केवल इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, ये इनडायरेक्टली मैसेज देता है कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन को एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए, उससे ये निकल कर आता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, एओ गलत है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो हमने डिस्कस किया ना फ्रेंड्स, वही आपको राइटिंग में गिवन है। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके बेस पर हम क्या कहेंगे कि एओ गलत है। अगर वो एग्जामिशन डिसअलाउ कर रहा है तो ये एक्ट उसका सही नहीं है। ठीक है, आइए 54 ऐप पर बेस्ड एक केस स्टडी आपको जो नवंबर 2016 में दी गई। Mr. Ankit sold a plot during the financial year 21-22 and invested the sale proceeds in purchase of new house. मतलब प्लॉट बेचा, हाउस खरीदा, तो मतलब 54 ऐप जैसा फिट केस बन रहा है। बट ये हाउस खरीदा इन द नेम ऑफ हिज वाइफ बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर
that is 31st March 2021. He claimed deduction under section 54F in respect of the new house purchased by him in the name of his wife. The assessing officer, while making assessment for the assessment year 22-23, denied such a deduction under section 54F on the ground that in order to avail benefit under the section, it is necessary to invest the sale proceeds in the name of the assessee. Comment on the validity of action taken by AO. जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये केस जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये इशू कमल वाल के केस में गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा लॉ मेकर्स का पर्पस क्या है 54F के लिए कि कोई भी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट से जो कंसीडरेशन आए, हम चाहते हैं कि वो नए हाउस में इन्वेस्ट हो जाए। बस हमारा तो ऑब्जेक्ट यही है। अब वाइफ कोई आउटसाइडर थोड़ी ना है उनके लिए। उन्होंने अगर स्टाम्प ड्यूटी अगर बचाने के लिए रजिस्ट्री अपने वाइफ के नाम में करा दी तो इसमें क्या गुनाह किया? हाँ, एक्चुअली कमल वाल के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने यही कहा कि जो पर्पसिव कंस्ट्रक्शन है वो लिया जाना बनता है, रूल ऑफ पर्पसिव कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए। वाइफ कोई आउटसाइडर की तरह नहीं है। 54F में ये नहीं कहा गया है कि एसएससी को वो न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अपने नाम में ही खुद एक्वायर करनी होगी ना। अगर अंकित ने अगर इन्वेस्टमेंट सही जगह पर किया है, टाइमली किया है, तो फिर ईओ का उन्हें एग्जेम्पशन अलाउ करने से डिनाई करने वाला क्लेम वैलिड नहीं कहलाएगा। ठीक है, आइए एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं जिसमें कि थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह और चीजों को एक दूसरे से रिलेट करने की भी जरूरत आपको नजर आएगी। आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया, मिस्टर ऋषभ, एन इंडिविजुअल एज्ड 56 years resident in India furnishes the following particulars of income earned in India for the PY 21-22. पहला, he has purchased his first residential house during his lifetime for rupees 60 lakhs including stamp duty and registration fee of rupees 180. ठीक है, वो भी कैपिटलाइज होती है। The registration and possession of the house was completed during April 21. याद करो माय डियर फ्रेंड्स, आपने कई जगह पर ये देख रखा है कि अगर आपने कंसिडरेशन दे दिया, पोजीशन मिल गया, तो रजिस्ट्री मायने नहीं रखती, एक बात। ठीक है, और यहां पर फ्रेंड्स आप देखो, रजिस्ट्रेशन पोजीशन अप्रैल में अगर मिला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें पोजीशन भी अप्रैल में मिला है, तभी भी वो 54F वगैरह जैसे जो एग्जामिशन है वो ले सकेंगे। 54 या 54F में जहां भी उन्हें एग्जामिशन मिलनी है, उसके लिए वो ट्रांसफर की डेट के बाद में 2 इयर्स तक भी परचेज कर ले, 3 इयर्स तक भी कंस्ट्रक्शन करा ले तो एलिजिबल होता है ना। तो ये जो परचेज है, हम कह सकते हैं कि ये उनकी 54 या 54F, ये तो आगे पता लगेगा क्वेश्चन में आगे की इंफॉर्मेशन से, लेकिन हाँ, एग्जामिशन के लिए अमाउंट यूज किया जा सकता है। Loan was taken from his friend in the month of April 21 for purchase of residential house. Interest and repayment of rupees 25,000 and 1 lakh respectively were made on the said loan during 21-22. याद कीजिए, हाउसिंग लोन के लिए हाउसिंग लोन का किया गया जो रीपेमेंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आपको मिलता है 80C, लेकिन वहां लिमिटेशन है कि जो लोन है वो आपने बैंक, गवर्नमेंट, अपने एम्प्लॉयर में पब्लिक सेक्टर कंपनी वगैरह ऐसी किसी बॉडी से लिया हो। ये तो प्राइवेट पार्टी लोन है, ये तो उन्होंने फ्रेंड से लिया है ना फ्रेंड्स, तो 80C खत्म। लेकिन 24B का दिल बहुत बड़ा है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की जो डिडक्शन 2 लाख तक आप नॉर्मली जो ले पाते हैं एट मैक्स, वो आप लोन किसी से भी लो तो चलेगा। तो सेक्शन 24B में वो इस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की डिडक्शन ले सकेंगे, और इससे माय डियर फ्रेंड्स जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वगैरह है वो उनका वो बुक कर सकेंगे। ठीक है, अगर रेंट मतलब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो, और अगर लिट आउट होगा तो फिर तो 2 लाख जैसी लिमिट भी नहीं है, कितना भी वो इंटरेस्ट क्लेम कर सकते थे, या तो हालांकि कम ही है। Rent received on residential house mentioned above during the year 3 lakhs. Okay, तो बोले इन्होंने जो रेजिडेंशियल हाउस खरीदा, किराए पर उठा दिया, 3 लाख का रेंट आया, इस 3 lakhs से आप म्युनिसिपल टैक्स तो कुछ दिख नहीं रहा, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, रिपेयर रेंट कलेक्शन चार्जेस का, और उसके बाद में 25,000 रुपीज का इंटरेस्ट का भी जो रिडक्शन है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। ओके, देन उससे आपकी हाउस प्रॉपर्टी एड की जो इनकम है वो मालूम चल जाएगी।
ओके आप देखिए जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं ना सोल्यूशन में वही नजर आएगा आपको। 3 लाख का जो रेंट मिला, म्युनिसिपल टैक्स कोई नजर नहीं आया, 30% का स्टाम्प जो रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज का रिडक्शन, 25,000 का इंटरेस्ट, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकी नेट इनकम आ गई। आगे के पर्टिकुलर्स देखिए। Sale of unlisted shares on 17 Jan 2022 is 3,20,000. The same were purchased on 9th January 2017 for rupees 3 lakhs. तो लॉन्ग टर्म हो गया ना, 24 मंथ से पीरियड ऑफ होल्डिंग हो गया। आप देखो तो आप क्या करने वाले हो, जो सेल्स कंसिडरेशन मिला है उसमें से आप इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे, करेंट ईयर के सीआईआई से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट जब आपने बेचे, और डिवाइड कर दोगे आप किससे, जो ईयर ऑफ एक्विजिशन का सीआईआई था, मतलब 16 17 का सीआईआई आपको गिवन होगा, उससे आप डिवाइड कर दोगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको जो आपको ऐसा करने से माय डियर फ्रेंड्स आपको जो इंडेक्स कॉस्ट है वो पता लग जाएगी, दैट इज 264 मैंने सीआई डिवाइड करने में यूज किया, इससे इंडेक्स कॉस्ट पता लग जाएगी, और इससे आप सेल्स कंसिडरेशन से माइनस करोगे तो एलटीसीएल आएगा इन शेयर्स पर। आप वर्किंग जब करोगे तो यही देखने को मिलेगा। अच्छा अगला पॉइंट, ही सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज 75 lakhs एट मार्केट वैल्यू on 5th June 2021. This plot of land was purchased on 20th May 2015 for rupees 50 lakhs from his friend. The market value of the plot was rupees 55 lakhs as per registering authority at the time of purchase. पक्की बात है कि 15-16 में 55 माइनस 55 lakhs अदर सोर्सेज में हमारे एसएससी को टैक्स हो चुका होगा। तो आगे कॉस्ट क्या ली जाएगी, 55 lakhs ली जाएगी। तो अब 75 lakhs का इन्होंने जो प्लॉट बेचा है इस पर इंडेक्स कॉस्ट जब हम माइनस करेंगे तो 55 lakhs रुपीस की जो फिगर है वो एज कॉस्ट लेकर चलेंगे, राइट 15-16 से उसका इंडेक्सेशन करके लाएंगे हम 21-22 तक, इससे हमें इंडेक्स कॉस्ट पता लगेगी जो 75 lakhs से रिड्यूस की जाएगी। और अब यहां पर हम कनेक्ट करेंगे इस परचेज को कि इन्होंने प्लॉट बेचा और ट्रांसफर से लास्ट 1 ईयर में या नेक्स्ट 2 ईयर्स में, ट्रांसफर से लास्ट 1 ईयर में या नेक्स्ट 2 ईयर्स में अगर वो हाउस परचेज कर लेते हैं या नेक्स्ट 2 ईयर्स तक मतलब कंस्ट्रक्ट भी करा लेते हैं तो एग्जामिशन के लिए हकदार बनते हैं। तो अब यहां पर हम कहेंगे कि जो उन्हें कंसिडरेशन मिला 75 lakhs का, उसमें से उन्होंने 60 lakhs इन्वेस्ट किया, तो 60 lakhs के प्रोपोर्शनल जो कैपिटल गेन आएगा उसकी एग्जामिशन वो 54F में ले सकेंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। आप देखिए यही चीजें आपको नजर आएंगी। तो जो रेजिडेंशियल हाउस वाली बात है, जो प्लॉट ऑफ लैंड के सेल किए जाने वाली बात है, सेल्स कंसिडरेशन उठाया, इंडेक्स मतलब कॉस्ट माइनस करने की बात आएगी, तो कॉस्ट हम क्या लेंगे एज पर सेक्शन 49(4), जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जिस पर वो पहले अदर सोर्सेज में टैक्स हुए पड़े हैं, और यहाँ करेंट ईयर के सीआईआई से मल्टीप्लाई करेंगे और ईयर ऑफ एक्विजिशन के सीआईआई से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 2015-16 में उन्होंने एक्विजिशन किया था, यस, तो 2015-16 का जो सीआईआई है वो डिवीजन में यूज किया जाएगा और वो 254 था। ओके यस, ये आपको दिया गया है 254 ना के 264, राइट माय डियर फ्रेंड्स। इससे हमारा जो प्लॉट पर एलटीसीजी है वो निकल कर आ जाएगा आफ्टर दिस इंडेक्सेशन कॉस्ट, और 75 lakhs में से 60 आपने इन्वेस्ट कर दिया, प्रोपोर्शनेट एलटीसीजी की एग्जामिशन लीजिए, या आपका बिल्डिंग पर मतलब प्लॉट के ट्रांसफर पर एलटीसीजी आ गया, आपने अनलिस्टेड शेयर्स भी बेचे थे। अभी प्रेसिडिंग पॉइंट जो था, सेल्स कंसीडरेशन में से इंडेक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आया ये एलटीसीएल, आप एलटीसीजी से तो एडजस्ट कर सकते हो ना, यस, आपका एक एलटीसीजी है प्लॉट वाला और शेयर्स वाला एलटीसीएल है, करो एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अच्छा अब आगे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग 20,000। अब आपको पता है कि नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता है, ठीक है, और आपके पास में ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी है 17-18 का 30,000 ऑन शेयर्स ट्रेडेड ऑन आरएसई, तो ठीक है आप 30 में से 20 तक तो यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, 10 आपका बच जाए, उसके लिए मायूस मत होइए, क्यों, क्योंकि एलटीसीजी से एसटीसीएल तो एडजस्ट हो ही सकते हैं,
यस, तो बचा हुआ जो 10,000 रुपीज है वो आप अपने बिल्डिंग वाले एलटीसीसी से यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। तो जो आपका गोल्ड वाला एसटीसीसी था, जो ब्रॉड फॉरवर्ड एसटीसीएल है, उतना हमने वहां एडजस्ट करा दिया। बचा हुआ हमने अदरवाइज एलटीसीसी हमारे पास में पड़ा हुआ था, हमने उससे एडजस्ट करा दिया। बस आपको रिक्वायर क्या किया गया है कि आप मिस्टर ऋषभ की टोटल इनकम निकालिए, कुछ रह ही नहीं गया। आप देखिए ऑलमोस्ट सारी फिगर्स ही मार्क हो गई। तो बस आप करना क्या, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमने नेट ये निकाली थी, कैपिटल गेन वाली पोजीशन फाइनली ये निकल कर आ रही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो हाउस का कैपिटल गेन रहा है उसमें से एडजस्टमेंट कर देने के बाद जो बचा है बस वही टैक्सेबल हो पा रहा है। यही ऋषभ की जीटीआई कहो और टीआई कहो यहाँ पर बन जाएगी। एंड कैपिटल गेन्स के रिवीजन सेशन में हमने लास्ट सेशन जो रिफ्रेश किया था सेक्शन 54 जीबी, उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस है वो आइए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। मिस्टर शक्ति परचेज्ड अ रेजिडेंशियल हाउस इन जून 2001 फॉर रुपीज 22 lakhs. He sold the house on 1st December 2021 for rupees 100 lakhs. He paid brokerage at the rate 2% on sale price. He invested rupees 80 lakhs in April 22 in equity shares of Shakti Manufacturing Private Limited, a newly formed manufacturing company which qualifies for eligible startup. Mr. Shakti holds 80% of share capital of the company. अब आप देख रहे हो यहाँ पर शक्ति ने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और उन्होंने कंसीडरेशन को होली या पार्टली जो भी सही एक शक्ति मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसके शेयर्स भी मोर देन 25% उनके पास आ चुके हैं, वो कंपनी भी एलिजिबल स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई कर रही है, न्यूली फॉर्म्ड है, तो मतलब एलिजिबल कंपनी के शेयर्स में शक्ति ने अपना कंसीडरेशन लगाया। तो कंपनी ने आगे क्या किया, कंपनी यूटिलाइज द सम ऑफ 80 lakhs in the following manner. What is that manner? Purchase of new machinery during April 22 rupees 70 lakhs including 8 lakhs for purchase of vehicle and 2 lakhs for purchase of air conditioners which were installed at the residence of Mr. Shakti. हम कहेंगे ये 8 lakhs और 2 lakhs न्यू असेट में नहीं आएंगे, है ना, केवल 70 माइनस 10 दैट इज 60 lakhs ही यहाँ न्यू असेट कंपनी ने एक्वायर किया, ये कहलाएगा डिपॉजिट इन स्पेसिफाइड बैंक ऑन 25 सितंबर 2020 रुपीस 10 lakhs। हम कहेंगे ये देखिए द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर मिस्टर शक्ति फॉर EY 22-23 is 31st October. Assume that he files रिटर्न ऑन 28th October. तो शक्ति की रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कंपनी ने एक अमाउंट कैपिटल डिपॉजिट स्कीम में जमा करा दिया तो वो भी क्वालिफाई करेगा। तो 60 + 70 सही जगह पर पहुंचा है, तो उसी प्रोपोर्शन में जो कैपिटल की एग्जामिशन है वो शक्ति को मिल सकेगी। आपको करना क्या है, टैक्सेबल कैपिटल गेन बस इस ट्रांजैक्शन का निकाल कर देना है। तो आप क्या करने वाले हो, आप 100 lakhs की सेल्स कंसीडरेशन में से 2 lakhs एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस करोगे, 98 lakhs का आपका जो नेट सेल्स कंसीडरेशन है वो आ गया। अब आप इसका इंडेक्सेशन करोगे 22 × 317 डिवाइडेड बाय 100, ये इंडेक्स कॉस्ट आ गई, 98 से माइनस करना, एलटीसीसी सामने होगा, एलटीसीसी × 70 डिवाइडेड बाय 98, ये हो गया एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन, टैक्सेबल कैपिटल गेन आपके सामने आ जाएगा। देखो जरा यही सॉल्यूशन में आपके सामने है। तो जो नेट सेल्स कंसीडरेशन में से इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस की हमने, जो एलटीसीसी आया उसमें से हमने प्रोपोर्शनेट जो फिगर है वो एग्जेम्प्टेड कर दी, टैक्सेबल कैपिटल गेन ये कहलाएगा। क्वालिफाइंग सम कितना बनेगा, तो माय डियर फ्रेंड्स जिन पर जो अलाउड नहीं है उसको हटाओ, डिपॉजिट अलाउड है उसको कंसीडर करो, ये क्वालिफाइंग सम कहलाएगा। उसी प्रोपोर्शन में जो कैपिटल गेन है वो जितना निकल कर आएगा वो एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा जिसमें आपको एडवाइस वगैरह भी देनी पड़े ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं जो नवंबर 2018 में आपको दिया गया था। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर जो न्यू स्टार्टअप्स को मतलब एलिजिबल स्टार्टअप्स को जो डिडक्शन मिलती है 80 IAC में, उसकी भी नॉलेज आपसे टेस्ट की जाएगी, मतलब उसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी। 54 GB की तो पड़ेगी राइट। इसके अलावा सेक्शन 36 वगैरह की भी जो नॉलेज है वो थोड़ी रिक्वायर्ड फील होगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन आपको दी गई है, मिस्टर सार्थक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वांट्स टू कमेंस अ बिजनेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर पावर्ड कार.
He provides the following information. The project cost is estimated at 5 crores. He has a residential house in Surat since 2010 which could be sold for 3 crores and the balance rupees 2 crores could be financed through bank borrowings at a cost of 13% per annum. He has another option which is his friend Ms. Juhi who is willing to contribute rupees 2 crores and become a co-promoter. The indexed cost of acquisition of the residential house computed rupees 70 lakhs. Mr. Sarthak seeks your guidance on the project finance, taking into account any tax incentive available under the IT law, besides the funding of projects through bank finance or accepting Ms. Jui as a co-promoter. You are requested to advise Mr. Sarthak on income tax aspect to avail tax benefit within four corners of law. ओके तो अब देखिए जरा यहां पर हम सबसे पहले सार्थक को ये कह सकते हैं कि सुनो, आप जो सोलर पावर्ड मोटर कार की बात सोच रहे हो, आप एक कंपनी फॉर्म करो या कोई भी कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई हो, आप उस कंपनी में जो अपना रेजिडेंशियल हाउस का सेल्स कंसीडरेशन है वो इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो आपको 54 जीबी में जो एग्जामेशन है वो मिलेगी। मतलब क्या करना है, हम सार्थक को कहेंगे कि सुनो जी, आपको आपके ट्रांसफर वाले ईयर फर्स्ट है अप्रैल से अपनी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बीच में जो एक कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट करनी है। बेसिकली 31 मार्च 2022 तक आप एक कंपनी फॉर्म कीजिए। सार्थक को हम कहेंगे देखो उन्हें एलिजिबल कंपनी के जो शेयर्स हैं वो खरीदने हैं ना, उसमें अपना कंसिडरेशन लगाना है। इनको हम यही कहने वाले हैं कि देखो जी, आपने जो इंडेक्स कॉस्ट आपके लिए रेजिडेंशियल हाउस की 70 लाख थी जिसको आपने बेचा 3 करोड़ का है, बेच सकते हैं आप 3 करोड़ का। तो अगर आपको 2.3 करोड़ की अगर आपको एग्जामिशन चाहिए तो सेक्शन 54 जीबी से आप ये एग्जामिशन ले सकते हैं। तो आपको 2.3 करोड़ की आप सेक्शन 54 जीबी में एग्जामिशन के लिए तभी हकदार बनेंगे कब, जब आप एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर्स में ये पैसा लगाएंगे। एलिजिबल कंपनी मतलब वो कंपनी जो 31 मार्च 2022 तक इनकॉर्पोरेट हो जाए, जो जिसके रिस्पेक्ट में या जिसके आपके पास में 25% से ज्यादा शेयर आ जाए। बेसिकली जो जिस ईयर में 80 आईएससी में खुद अपने प्रॉफिट की डिडक्शन क्लेम करे उस ईयर में उनकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम नजर आए, ज्यादा नजर नहीं आए मतलब, और उनका एलिजिबल बिजनेस हो। तो सोलर मोटर पावर्ड कार आपका टेक्नोलॉजी ड्राइवन स्टार्टअप है। आप बस इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से एक सर्टिफिकेट ले लेना, एलिजिबल कंपनी के शेयर्स में अपना कंसीडरेशन 3 करोड़ का लगा देना, तो आपकी ये वाली एग्जामिशन तो पक्की हो गई। पहली बात। दूसरी बात, यहां क्योंकि 5 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट चाहिए तो 5 करोड़ की उस कंपनी में कैपिटल चाहिए। 3 करोड़ आप लगा रहे हो, 2 करोड़ के पास लिए आपके पास में ऑप्शंस है, तो 60% तो कैपिटल आपके पास में आई गई, तो 25% ज्यादा के आप होल्डर भी हो गए, है ना। बस 31 मार्च 2022 तक आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कीजिए, आईएमबीसी से एक एलिजिबल बिजनेस का सर्टिफिकेट ले लीजिए और उस कंपनी में जो प्रॉफिट आया करेगा उस एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी के लिए टीआईएससी में क्वालिफाई करा करेगा। लेकिन जिस ईयर में वो डिडक्शन टीआईएससी की ले उस ईयर में टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना दिखे। ये सारी बातें हमने फ्रेंड्स 54 जीबी में रिफ्रेश कर रखी हैं। और हम इनको ये भी एक अच्छी बात बताएंगे कि देखो आप वो जो न्यू स्टार्टअप कंपनी बनाओगे ना इस प्रोजेक्ट कॉस्ट को लगाने के लिए, मतलब वो सोलर पावर्ड कार का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलाने के लिए, एक अच्छी बात यह है कि वो न्यू स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई करता है, कंडीशन फुलफिल कर देना। तो 80 आईएससी में आपको जो इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्रॉफिट है वो उस एलिजिबल कंपनी में, उस न्यू स्टार्टअप कंपनी में 80 आईएससी में भी डिडक्शन के लिए 3 साल तक आउट ऑफ 10 इयर्स, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिस ईयर में स्टार्ट करोगे उससे 10 में से 3 साल तक आप कोई भी 3 साल तक आप अपने 100% प्रॉफिट डिडक्शन ले सकोगे। और रही बात इन्हें कि भाई क्या इन्हें ऑप्ट करना चाहिए, बैंक फाइनेंस या मिस जूही को को प्रोमोटर बना लें। देखो अगर ये बैंक से फाइनेंस कराएंगे तो पक्की बात है कि इंटरेस्ट जाएगा। अब जिन 3 साल में उन्हें उस न्यू स्टार्टअप कंपनी में
54 जीबी 80 आईएससी की डिडक्शन मिल रही होगी, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खर्च इंटरेस्ट आप दोगे भी तो प्रॉफिट घट जाएगा, तो डिडक्शन कम मिलेगी। नहीं इंटरेस्ट देते तो प्रॉफिट बढ़ा रहता तो उसकी डिडक्शन मिलती। 80 आईएससी में 100% डिडक्शन जो है। तो लेकिन जिन ईयर्स में 80 आईएससी नहीं मिल रहा है, 3 साल के बाद नहीं मिल रहा है ना, तो उन ईयर्स में आपको ये इंटरेस्ट वाला ऑप्शन आपको एक नई डिडक्शन आपके लिए क्रिएट करेगा। अगर आप जूही को प्रमोटर बनाते हो तो आपके रिस्क एंड रिवार्ड साथ साथ चलेंगे। अगर आपको प्रॉफिट होता है उस बिजनेस में तो 30% जूही को देना पड़ेगा, लॉस होता है तो 30% से बच जाओगे, जूही बियर करेंगी, है ना, राइट ना फ्रेंड्स। तो मतलब वहां रिस्क रिवार्ड साथ साथ चलेंगे। ये पक्की बात है, हम सार्थक को कहेंगे कि आप 54 जीबी की टेंशन मत लेना, क्योंकि जूही के पास 40% ही वोटिंग पावर आएगी, 60 आपके पास रहेगी, तो मोर देन 25 तो तभी भी है, कंट्रोल भी आपके पास में रहेगा, राइट। तो ये जो सारी चीजें मैंने आपके सामने बोली है ना, कि भाई वो जो न्यू स्टार्टअप कंपनी बनाओगे उसकी 80 आईएससी में 3 साल तक डिडक्शन ले पाओगे, 54 जीबी से आप अपने उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर जो कैपिटल गेन आएगा उसकी भी आप एग्जेम्पशन ले पाओगे, राइट। ये सारी चीजें जो मैंने भी आपके सामने कही थी वही आपको यहाँ पर गिवन है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 2 करोड़ की फंडिंग बैंक बोरोइंग से कराओगे तो इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको काम आएगी। कब? जब आप 80 आईएससी अवेल नहीं कर रहे होंगे। और अगर आप जूही से उस पैसे को लगवाओगे तो फिर रिस्क एंड रिवार्ड आपको शेयर करने पड़ेंगे। हालांकि उनकी होल्डिंग 40% ही रहेगी, तो आपके 54 जीबी के क्लेम पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि 54 जीबी के लिए मोर देन 25% होना बस जरूरी था, राइट। तो वो तो आपके पास 60 है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा फ्रेंड्स, क्या इजी सा क्वेश्चन में 2012 में आपको दिया गया था। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम टू अवेल एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स इज नॉट यूटिलाइज्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। क्या कहेंगे हम इस केस में? आपने डिपॉजिट बेस्ड एग्जेम्पशन ले ली और प्रेस्क्राइब टाइम में उसे यूटिलाइज ही नहीं किया, वो पीरियड जिस ईयर में एक्सपायर होगा उस ईयर में वो अर्लियर वो एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन आपका जो आपने डिपॉजिट बेस्ड कराया था, जिस ईयर में वो पीरियड एक्सपायर होगा उस ईयर की वो अर्लियर एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन आपकी टैक्सेबल कैपिटल गेन की इनकम बना दिया जाएगा। लेकिन देखिए जरा, इज देयर एनी डिफरेंस इन टैक्स ट्रीटमेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द ससी बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम? एंड यस, बोर्ड का सर्कुलर है, रेफरेंस किया था ना रिवीजन सेशन में फ्रेंड्स। उस केस में नीदर डिसीज्ड पर्सन नॉर लीगल हेयर, किन्हीं के लिए भी वो अर्लियर एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन अगेन टैक्स नहीं किया जाएगा। तो बस वही चीज आपको यहां पर देनी थी। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जिस ईयर में पीरियड एक्सपायर होगा उस ईयर में आपको अर्लियर एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन टैक्स कराना पड़ेगा, राइट। लेकिन टैक्स ट्रीटमेंट डेथ वाले केस में डिफर करेगा। बोर्ड की क्लैरिफिकेशन है कि डेथ की इवेंट में नीदर सच इंडिविजुअल नॉर उनके लीगल हेयर किन्हीं के भी हैंड्स में वो अर्लियर एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं बनाया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स 19 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेशन में कैपिटल गेन्स पर कवर की, और मेरी कोशिश रही कि जितने भी कैपिटल गेन्स पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो सारे हम यहाँ पर कवर कर लें, और वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन का जो हमारा एजेंडा था वो कंप्लीट हुआ, और हम मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ में। मैं अब असेसमेंट प्रोसीजर ऑनवर्ड जो चीजें हैं वो आपको रिवाइज कराऊंगा, और फिर हम उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट रिवीजन सेशन में, ठीक है। तो चीजों को पेंडिंग मत होने दो माय डियर फ्रेंड्स। जो रिवीजन सेशन या प्रैक्टिस सेशन आपके पहले पेंडिंग रह गए हैं, जितना जल्दी पॉसिबल है आप टाइम निकाल कर उन्हें कंप्लीट करो। और रिवीजन की तो जहां तक बात है, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे माय डियर फ्रेंड्स उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट जोन में आप अपने आप को फील करोगे। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो कम से कम अभी जितना अगर किसी का कोई सेशन पेंडिंग चल रहा है तो मेरी स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलो, जिससे बैकलॉग ना क्रिएट हो और टाइम भी आगे आपको थोड़ा सा मिल सके, आप अगेन इन रिवीजन सेशन को यूज कर सके अपने मतलब नंबर ऑफ रिवीजन्स आप अपने बढ़ा लें, जिससे कि आप अच्छे मतलब एक अच्छी ग्रिप जो प्रोविजनल थिंग्स वगैरह जो कंटेंट है उस पर अपनी बना पाए, ठीक है। चलो मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स अ लॉट।